बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी एट में खुशामदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके आज के दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा। हम बात करते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो होती है बर्दाश्त। लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो अदम बर्दाश्त का पहलू है ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ज़ाती मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में जो है बर्दाश्त का पहलू अपना लेते हैं तो यकीनन हमारी बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा से अफ़ो दरगुज़र हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पर हम माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो माफ़ करके आगे बढ़ने का एलिमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आता है और आपको अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रखता है। अगर आप ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी की सारी टेंशन, परेशानियाँ, डिप्रेशन जो है वो सारा एक साइड पे हो जाएगा। तो बस अपने आप से अहद करें कि अपने लिए, अपने आसपास के लोगों की आसानी के लिए अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करनी है और अपने अंदर अफ़्व दरगुज़र की सलाहियत भी पैदा करनी है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट सिटी टुडेज़ वेदर। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मौसम में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत दिखाई दे रही है। गर्मी में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ज़िंदगी के जितने भी मामूलात हैं वो काफ़ी हद तक गर्मी की वजह से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर हर गुजरते दिन के साथ टेम्परेचर का एक हिस्सा जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 46 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। छोटे छोटे से एहतियाती तदाबीरें हैं जो हमें हीट वेव या हीट स्ट्रोक से बचा सकती हैं। यही के बगैर ज़रूरत घर से ना निकला जाए। अपने जितने भी ज़रूरी औकात हैं वो कोशिश ये की जाए कि अगर सुबह के औकात में कंप्लीट हो रहे हैं या शाम के औकात में कंप्लीट हो रहे हैं तो उन्हें उस दरमियान निपटा लिया जाए, क्योंकि गर्मी के जो पीक आवर्स हैं, ख़ुसूसन अगर हीट वेव के हवाले से या लू लगने के हवाले से बात करें तो बतरीज 12 से 5 या 6 बजे का टाइम है। तो इस दरमियान जो है घर से बगैर ज़रूरी ना निकला जाए। जितनी भी अपनी ख़रीदारी करनी है, देकर मामलात हैं वो देखें कि आप इन जो सुबह के आवर्स है या शाम के आवर्स हैं उन्हें निपटा लें। बस इसी तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो सहल और आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि सालगिरह का दिन इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होता है, इम्पोर्टेंट दिन होता है। आपको बहुत ज़्यादा विशेज़ भी मिल रही होती है, तो इसे जितना हो सके अच्छे से सेलिब्रेट करें। जितना बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। और अब हिफाजत के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सेफ सिटी कैमरास का जो प्रोजेक्ट है वो बुनियादी किरदार अदा करता है। अब ये देखना है कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये कहाँ तक पहुँचा है, शहरियों को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, शहरी खुद कितने एहसास ज़िम्मेदारी में आ गए हैं सेफ सिटी कैमरास की वजह से। इन टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तैयब मकबूल साहब ने, क्राइम रिपोर्टर है सिटी 41 के। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच तैयब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वंस अगेन। तैयब मकबूल के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारू ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नारू आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली नारू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तैयब मकबूल साहब आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सेफ सिटी कैमरास का जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कहाँ के जो कैमराज हैं वो फॉल कर दिए गए हैं? शुक्रिया महविश। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप कह लें 90% से ज़्यादा फाल हो चुका है। 1430 कैमरे सिटी एरिया में, कुछ रूरल एरिया में सेफ सिटी की जानब से लगाए गए हैं और टोटली ही ये एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, इससे आईओज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको मदद भी हासिल हो रही है, लेकिन जिस तरह इसने मुकम्मल तौर पर एक्टिव होना था 30 जून की इसकी डेडलाइन थी, ये जो अभी 30 जून आने वाला है, लेकिन नज़र आ रहा है कि अभी शायद 1-2 माह 3 माह मजीद इसमें लग जाएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो अभी इसमें इंस्टॉल होनी है। वो डाटा अभी फीड होना है। सबसे पहले एक्साइज का डाटा इसमें फीड होगा ताकि रोड पर चलने वाली किसी भी गाड़ी की पिक्चर नज़र आए कैमरा में तो फौरी इनको रिकॉर्ड से पता चल जाए कि ये गाड़ी स्नैच की हुई गाड़ी है या चोरी शुदा ये गाड़ी है या बाइक है। दूसरा, नादरा का डाटा आएगा ताकि अगर किसी का चेहरा आए और साथ ही नादरा के डाटा से फौरी मैच कर जाए कि ये क्रिमिनल है, ये वांटेड है, ये पीओ है। तो तीसरा,
ई चलाने के लिए एक सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल होना है, उसकी इंस्टॉलेशन जारी है, शायद वो 30 तक हो जाए या थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगे। कोई भी शहरी किसी ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन करेगा, बनने की खिलाफ वर्जी करेगा तो फौरी तौर पर कैमरा वो कैप्चर करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत उसका चालान जनरेट होगा और उसके घर में कोरियर पहुंच जाएगा। और सबसे अहम बात जो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से शहरियों को बताना चाहूँगा, अगर आप चालान पे नहीं करेंगे कोई आपको पकड़ने नहीं आएगा, लेकिन आपके उस चालान का डाटा एक्साइज में भी होगा, नादरा में भी होगा, पासपोर्ट में भी फौरी पहुंच जाएगा। आप ना तो को गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकेंगे, ना अपने पास मौजूदा जो गाड़ी आपके नाम है उसको किसी और के नाम ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। इसी तरह आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, नया बनाने जाएंगे वो नहीं बनेगा जब तक आप वो चालान पे नहीं करेंगे। ये है इब्तदाई स्टेज। उसके बाद अगर आप रेगुलर वायलेटर हैं, उसके बाद फिर आपका पहले स्टेप पे आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी आप इस चीज़ से बाज नहीं आते, फिर आपका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बावजूद भी लोग अगर नहीं छोड़ेंगे वायलेशन करने, तो फिर उसका अगला स्टेप है उनके खिलाफ FIR का अंदराज होगा। FIR का अंदराज होने के बाद आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अब हर कंट्री में जाने के लिए आपको करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है। उस करैक्टर सर्टिफिकेट पर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आएगा कि इसने वायलेशन बार बार की थी, जिसकी वजह से इसके खिलाफ FIR दर्ज है और अभी तक वो अंडर ट्रायल है। आपको पता है कि हमारे मुकदमा दर्ज होने के बाद ट्रायल में कई साल लग जाते हैं, और जब तक फिर आप कोर्ट से क्लियर नहीं होंगे, आप अपने करैक्टर सर्टिफिकेट पर क्लियर की रिपोर्ट नहीं लेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री सफ़र नहीं कर सकते। अब मौजूदा सूरत हाल में जब 1430 कैमरे एक्टिव हैं, किसी जगह भी वारदात होती है, फौरी जब मौका पर इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंचता है तो वो साथ लेके मुतासरा को, विक्टिम को फौरी सेफ सिटी जाता है। सेफ सिटी के कैमरों से वो शिनाख्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब उसके साथ वारदात की होती है तो मोस्टली उन्होंने चेहरे छुपाए होते हैं, और जो डाकू चोर है वो आगे जाके कुछ चेहरे वो उतार लेते हैं अपना, जो भी उन्होंने पहना होता है मास्क वगैरह, तो उससे शिनाख्त करवाने की कोशिश की जाती है कि हुलिये से देखें क्या ये वही बंदे थे। यानी अल्टीमेटली उसका फायदा होना शुरू हो चुका है। और जब ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएगा, कुछ फंड्स की भी कमी है आखिरी स्टेज पे। अब वो ये बजट आया है, जब सूबाई हुकूमत का बजट आएगा 16 को, शायद अब थोड़ा टाइम आगे ले गए हैं, तो उसमें अब उम्मीद है कि जो उसका बकाया बजट है वो उसमें एलोकेट कर दिया जाएगा। और अगर वो बजट एलोकेट होने के बाद फौरी मिल जाता है, जून में या जुलाई में मिल जाता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई अगस्त तक ये मुकम्मल एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेफ सिटी सिक्योरिटी कैमरास जो है, मैं समझती हूँ कि ये सिक्योरिटी इदारों की आंख होने के साथ साथ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें शहरी जो है वो भी एहसास से जिम्मेदार बन जाएंगे, और इसके साथ साथ अपना जो है अपने इन्वायरमेंट का, सोसाइटी का ख्याल रखना। जाहिर सी बात है पुलिस अपना काम करेगी, सेफ सिटी सिक्योरिटी कैमरास अपना काम करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत फंड्स की गैर मौजूदगी की वजह से ये जो मंसूबा है ये 1 से 2 महीने में कंप्लीट होगा, जहाँ पर ये 30 जून तक कंप्लीट होना था। यहाँ पर मोहम्मद इनारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को देखते हैं। एक तरफ हम बात करें कि शहरी जो है, हम देखते हैं कि कहीं पर अगर वार्डन मौजूद नहीं है, वो ट्रैफिक का कवानीन को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे में सेफ सिटी कैमराज अगर कहीं शहर पे मौजूद होंगे, ये शहरियों को खुद कितना एहसास जिम्मेदार बनाएगा? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब तो लाज़िम मलज़ूम हो चुका है, और हमने फ़र्दी क़ुव्वत के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और अगर हम नहीं उठाते तो नुकसान हमारा ही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर की निस्बत फैसलाबाद में काफ़ी देर से आया, और चूँकि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर भी है आबादी के अतबार से, तो फैसलाबाद में तख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन वो कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब आ चुके हैं, तो इनको जैसे तैयब भाई ने मुकम्मल तफसीलात दी हैं कि काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुके हैं और फाल हो चुके हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि इसके बाद की जो कार्रवाइयाँ हैं, और इसके बाद जब कैमरा सारे का सारा फ़ाल है, पूरी आपकी सिटी आपके अंडर कंट्रोल है, तो उसके बाद जराइम की शरह कंट्रोल करने में कितना मददगार साबित होता है, और हमारे यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं, जो नफरी है, वो इसमें कितना ताउन हासिल कर सकती है। अब ये तो होगी सेफ सिटी की बात। अब कर लें, आप ट्रैफिक के हवाले से बात कर लेते हैं। ट्रैफिक में देखें, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अपने शहरियों को जिम्मेदार हमने खुद बनाना है।
एक तो होता है कि बंदा सेल्फली खुद से ही जिम्मेदार है, वो अच्छा शहरी है, जिम्मेदार शहरी है, वो हर चीज में ही अपने पैरामीटर्स पूरे रखता है। और दूसरी जानिब जो रियासत होती है वो भी इसकी माँ होती है, उसने भी इसको समझाना होता है, हर तरह से गाइड करना होता है। अगर कोई शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकम्मल नहीं करता तो उसको पकड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करवाना, उसकी जिम्मेदारी पूरी करवाना वो मुतलका इदारों का काम होता है। हमारे यहाँ पर वार्डन्स तैनात होते हैं, पुलिस नफरी होती है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि वायलेशन हो जाती है। सिग्नल पर खड़े होना कोई गवारा नहीं करता है, रुकता नहीं है, और एक तरफ वार्डन खड़ा है धूप में, उसको भी पैसे कुछ डाल के गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तो आगाही की जरूरत है, शहरियों को ये बताना जरूरी है, उनकी काउंसलिंग करना जरूरी है कि जनाब अगर आप किसी चीज की वायलेशन करते हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल ही तोड़ते हैं, तो आज आकर नुकसान आपका ही है। खुदा न खास्ता आगे जाते हुए आप क्रॉस करते हुए किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो आप किसको क्लेम करेंगे? आप तो खुद गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बुनियादी तौर पर हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम देखते हैं महविश के हमारे ज़माना तालिबी इल्मी में हर 2 से 3 माह बाद वर्कशॉप हुआ करती थी। ट्रैफिक वार्डन्स आया करते थे, पुलिस आया करती थी, और वो बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज प्ले करते थे। पूरे हॉल में हम बैठे होते थे, बताया जाता कि आपने रोड कैसे क्रॉस करना है, आपका रुकना क्यों जरूरी है, रोड पर क्या क्या हो सकता है, लेन का क्या तयन है, आपने कैसे करना है। अब वो एक्टिविटीज ना होने के बराबर रह गई हैं। उसके मद्दे मुकाबिल क्या हो चुका है, हमारे स्कूल्स में या हमारी यूनिवर्सिटीज में कलर डे आ चुका है, समर डे आ चुका है। ये सब चीजों ने वो जो तरबेती हमारे फंक्शंस थे उनकी जगह ले ली है, और बुनियादी तौर पर जो चीजें हमें स्कूल में सीख जानी चाहिए थी, अब हम जाते हैं जब लाइसेंस लेने तो वहां पर हमें सिग्नल्स तक का पता नहीं होता कि किसका जो इशारा है वो किस जानिब का है, क्या है अस्पताल का इशारा, क्या है इमरजेंसी का इशारा, क्या है सिग्नल्स क्या है। तो इन चीज़ों का हमें पता नहीं होता, और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से है। मैं ये समझती हूँ कि ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करना ये हम सब की अवलीन तरजीह होना चाहिए। इससे एक तो हादसात की भी रोकथाम है, और दूसरा अपनी हिफाजत जो है, इंसान जब एक गाड़ी रोड पे लेकर निकलता है तो मैं ये समझती हूँ कि आप जितने अच्छा ड्राइविंग करेंगे अपने आप को भी बचाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी हादसा से बचाएंगे। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सेफ सिटी कैमरास जो हैं वो शहर में अमन अमान के क़याम के लिए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे में सेफ सिटी कैमरास का शहर में होना कहीं ना कहीं शहरियों को भी एहसास ज़िम्मेदार बना रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ फैसलाबाद हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि हमें फैसलाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, फैसलाबाद में ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ड्यूटी आती है, एक शहरी होने के नाते वो शहरी जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा, तो मैं समझती हूँ कि तभी फैसलाबाद में बेहतरी आएगी। ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर तैयब मकबूल साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सेफ सिटी कैमरास के हवाले से बात करें, आप भी फील्ड में होते हैं, आपने भी काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, आप इस प्रोजेक्ट की अफादियत को किस तरह से देखते हैं? क्या पुलिस को जो बड़े क्राइम हैं जैसे हम देखते हैं उन्हें हल करने में भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिला है सेफ सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू? महविश देखें, आपके सारे कैमरे अगर इसी तरह फुली एक्टिव रहें और आपको नादरा का एक्साइज का डाटा मिल जाए तो कोई भी क्रिमिनल सिटी एरिया में वारदात करने के बाद सिटी से बाहर निकल नहीं सकता। ठीक है। जैसे ही वारदात होगी 15 पे कॉल चलेगी। पहले तो उनके पास सामने तमाम LCD स्क्रीन से लगी हुई हैं, लेकिन वो चूंकि जगह कंजेस्टेड है, आप देख लें वो अराउंड 50-60 LCDs हैं, कैमरे उसकी निस्बत ज़्यादा हैं। अब वो एक्सटेंड होंगी, अब उस पर एक ही स्क्रीन पे 6-6, 8-8, 10-10 कैमरों का भी चलना शुरू हो जाएगा सिस्टम ना, मॉनिटरिंग होगी। अभी एक स्क्रीन एक कैमरा मॉनिटर किया जा रहा है। तो जैसे ही स्नैचिंग होगी, अब आपको नजर आएगा तमाम कैमरों में कि क्रिमिनल स्नैचर रॉबर किस तरफ जा रहा है। तो वहां पे पुलिस को पहले ही कॉल कर दी जाएगी, वो आगे से नाकाबंदी कर लेंगे, उसको अपर हैंड कर लेंगे। ये मोस्टली इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। दूसरा, अगर किसी क्रिमिनल ने बाउंड्री पे वारदात की है, वारदात करने के आखिरी जहां पर कैमरा लगा बाईपास के करीब, उसने वहां पे वारदात की, उसके बाद फौरी बाईपास से बाहर निकल गया, रूरल एरिया में चला गया, तो कम से कम उसकी तस्वीर आपको हल्की सी भी नजर आ गई, ठीक है, वो फौरी तौर पे नादरा के डाटा से मैच कर जाएगी कि ये फलां है, ठीक है, उसका मुकम्मल एड्रेस आ जाएगा। जैसे ही इनके पास उसका ID कार्ड आएगा, साथ ही सिस्टम उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बता देगा कि ये पक्का डाकू है, ये क्रिमिनल है या अभी तक इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो
तो उसको गिरफ्तार करना बड़ा आसान हो जाएगा जब आपके पास उसका तमाम डाटा मौजूद होगा। इसी तरह कोई गाड़ी रूरल एरिया से छीनी गई है और उसका आपको आप देख लें कि उसके नंबर प्लेट्स नहीं है, सपोज वो छीनी गई है, उसके नंबर प्लेट्स नहीं है, जैसे ही वो गाड़ी कैमरे के रेंज में आएगी तो कैमरा उस गाड़ी के मॉडल से, कलर से आपको डाटा सामने दे देगा कि इस गाड़ी का नंबर ये है, इंजन नंबर, चेसी नंबर ये है और ये फलां के नाम पे रजिस्टर्ड है। फौरी पता चल जाएगा कि ये वही गाड़ी जो स्नैच होके आई थी। आप उसको शहर में कहीं भी गाड़ी को कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताऊंगा। 2016 में जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में मंजूर हुआ, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त वो सीएम थे पंजाब के, उन्होंने किया था। लाहौर में स्पीडी बन गया, उसके बाद हमारा भी शुरू हुआ, लेकिन शुरू इस तरह हुआ कि कुछ पैसे आए, बिल्डिंग खड़ी हो गई। वो बिल्डिंग आप कह लें कि पिछले 5, 6, 7 साल वो बिल्डिंग इसी तरह खड़ी रही, ढांचा खड़ा रहा। जो वफाकी वजीर दाखिला हैं इस वक्त सिटिंग, वो एक्टिंग सीएम थे। उन्होंने फैसलाबाद का विजिट किया, पुलिस लाइंस में गए, तब उनको थोड़ा सा बताया गया तो उन्होंने फौरी विजिट करके कहा कि इसको फौरी शुरू करें, आपको जितने फंड चाहिए हम देंगे। तो ये उनके इंटरेस्ट लेने पे ये शुरू हुआ था, वरना शायद अब तक शुरू ना होता। तो 2016 में जब ये इसकी मंजूरी हुई थी, उस वक्त शहर में 8000 जगह उसको पॉइंट आउट किया गया था कि यहाँ पर कैमरे लगेंगे। 8000 कैमरे लगने थे, जो कि रिड्यूस होते होते अब सिर्फ 1430 लगे हैं। जितना बड़ा हमारा शहर है, 1430 कैमरे, ठीक है, उन कैमरों की रेंज काफी है, बड़ा क्लियर उसमें हर चीज नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद ये कम है, बहुत ही कम है। आप देखें कि उस वक्त 8000 थे और आबादी भी कम थी 2016 में। अब आबादी कितनी बढ़ चुकी है, लेकिन कैमरों की तादाद 8000 की बजाय 16000 करने के बजाय ये देखिए आप कहाँ पे लेके आ गए हैं। इन कैमरों की तादाद कम से कम 10,000 फैसलाबाद में हो, तो आप देखें आपका क्राइम 80% रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो यकीनन फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ के मसाइल भी थोड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरास की तादाद में समझती हूँ अगर बढ़ा दी जाए, जैसे तैयब मकबूल ने कहा, तो ये बहुत अच्छी बात होगी और 80% जो क्राइम रेशियो है फैसलाबाद में कम होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर तैयब मकबूल साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, हम सेफ सिटी सिक्योरिटी कैमरास के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें पुलिस की जानिब से या हम अगर पूरी माजी की कार्रवाई देखें, जब से सेफ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है वो एक्टिव हुआ है, कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी गई है पुलिस की जानिब से या मुआवन मदद मिली हो सेफ सिक्योरिटी कैमरास से? अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, 4 दिन पहले हमने खबर दी थी अपने 41 पे, जंग से एक छोटी बच्ची, 2 साल की बच्ची, उसकी वालदा साथ थी। वालदा अचानक किसी बिजी हो गई, शायद किसी शॉप पे खड़ी थी, बच्ची चौक में आ गई, उसको उठाया खातून ने, साथ उसके मर्द था, रिक्शे में डाला और फरार हो गए। आप यकीन करें, बिल्कुल रैंडम था सारा कुछ। अगर सेफ सिटी कैमरे ना होते तो पुलिस कभी भी उसको तलाश ना कर सकती। उस कैमरों की मदद से जब रिक्शे का नंबर निकाला गया, उससे डाटा लिया गया, रिक्शा ड्राइवर तक पहुंचा गया, तो उसने बताया कहाँ पे इनको मैंने छोड़ा है। उसके बाद वहाँ पे कैमरे चेक किए, विद इन सम आवर्स, फ्यू आवर्स वो मुलजम भी पकड़ लिए थे, बच्ची तकड़ हो चुकी थी। इसी तरह फैसलाबाद में भी इस तरह के 2-3 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। 2 किडनैप इसी कैमरों की मदद से ट्रेस किए गए हैं। ये आप आने वाले वक्त में देखेंगे महविश कि ये इतना इफेक्टिव एक प्रोजेक्ट है सेफ सिटी। हमारे फैसलाबाद में जितने रिसोर्सेज कम है, मैन पावर कम है, पुलिस की स्ट्रेंथ कम है, उसको ये पूरा करेगा, सेफ सिटी पूरा करेगा। अच्छा, आप ये देख लें कि अब कोई गली मोहल्ला फैसलाबाद का ऐसा नहीं है जहाँ पे बाइक चोरी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा हर पार्किंग एरिया से चोरी हो रही। जितनी बड़ी सिक्योरिटी लगा लें, पर्सनल सिक्योरिटी वो जो इंतजामिया वो भी लगा लें, लेकिन बाइक चोरी हो रही है। अगर ये मुकम्मल तौर पर डाटा एक्साइज का इनके पास आ जाता है, फिर बाइक चोरी ढूंढना बड़ा ही आसान हो जाएगा। सिर्फ 1 पे कॉल करने की जरूरत है कि मेरी बाइक चोरी हुई है। उसके बाद शहर में वो बाइक घूम नहीं सकती, सही फौरी पकड़ी जाएगी, विद इन फ्यू मिनट्स पकड़ी जाएगी। तो इसी के साथ साथ आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो हमारा नादरा का डाटा मिलने वाला है वो बड़ा इफेक्टिव है। अब होता क्या है, इस वक्त अगर आप किसी प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा से किसी मुलजम की आपको तस्वीर नजर आती है, आप वो नादरा के पास भिजवाते हैं, बिल्कुल, तो एक तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। यहाँ से उसके लेटरबाजी करते करते आईजी तक जाते बड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वहाँ पे बड़ा टाइम लगता है, वापस आते उस वक्त तक क्रिमिनल ये शहर तो क्या मुल्क में छोड़ चुका था। डाटा इनके पास होगा, फौरी तौर पे विद इन सेकंड्स वो उसके साथ मैच करके उसको फौरी उसकी हर चीज सामने आ जाएगी। दूसरी एक बात,
यहाँ पे जिसका आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में एक इशू बनने वाला है, जो अब भी बन रहा है। डाटा का, नादरा का डाटा आप देख लें, इस कदर उसकी पुअर क्वालिटी है बिल्कुल कि अगर क्रिमिनल ने हल्की दाढ़ी रखी हुई है लेकिन नादरा के पास उसकी पुरानी फोटो है जिसमें वो क्लीन शेव है, वो मैच नहीं करेगा। सही नहीं जी, वो करें वो आप वाला जो है ना, ये वो वाला बंदा है ही नहीं। अब जब तक उसकी आप क्लीन शेव नहीं करवाएंगे तो कैसे देखेंगे। लेकिन अब सेफ सिटी में वो जिद्दत लाने जा रहे हैं, इस पे गौर हो रहा है इसी पॉइंट की वजह से कि अगर हल्का सा भी उसमें मूंछ रख ली है, वहां पे नहीं है तो मैच नहीं होगा। अब वो सिस्टम लेके आ रहे हैं और कह रहे थे कि जल्दी वो सिस्टम आ जाएगा। क्रिमिनल की तस्वीर आपके पास जब आ जाएगी, उसके बाद आप उसको दाढ़ी के समेत भी देख सकेंगे, दाढ़ी के बगैर भी देख सकेंगे। हर तरह का स्केच उसका फौरी उधर बनेगा और नादरा में जिस किस्म की भी तस्वीर होगी फौरी मैच हो जाएगी। तो ये सिस्टम अगर वाकई आ जाए, वैसे नादरा के पास तो अब तक आया नहीं, अल्लाह करे यहाँ पर सिस्टम अब आ जाए तो आप देखिएगा कि किस तरह क्रिमिनल्स कितनी जल्दी डिटेक्ट होते हैं, कितनी जल्दी आप उनको गिरफ्तार। बिल्कुल इसी तरह से आए थे मकबूल साहब, ऐसे आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी कोई चोरी डकैती की वारदात करते हैं तो अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं। ऐसे में सेफ सिक्योरिटी कैमरास में जिद्दत लेकर आई जाएगी तो मैं यकीनन ये समझती हूँ कि 80% या 90% जो फैसलाबाद की क्राइम रेशियो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मोहम्मद इनारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से बात करें, ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से बात करें, तो मुझे ये लगता है कि फैसलाबाद का जो पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को दावत दे रहा है। आपके जो डकैत हैं वो भी कहीं ना कहीं चोर रास्तों से होते हुए गुजर जाएंगे। और इस तरह से शहरियों के हवाले से बात करें तो यकीनन जो रोड्स हैं वो हादसात का भी सबब बन रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? मैं भी जहाँ तक फैसलाबाद के रोड्स का ताल्लुक है, अहम शाहराहों का ताल्लुक है, तो अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ ऐसी शाहराएँ हैं हमें अभी भी हमारी जो के तवज्जो की मुस्तहिक हैं और फिलफौर उनकी मुरम्मत का काम है या तमीर होने वाली हैं, तो उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो अहम शाहराएँ हैं, जैसे कि हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा अलमिया था सरगोदा रोड, जो काफ़ी देर ताख़ीर का शिकार रहा और हैवी व्हीकल्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, चलाई जाती हैं, तो उसके हवाले से सरगोदा रोड पर काफ़ी इशूज़ थे, जिसकी तामीर के बाद आप यूँ कह सकते हैं कि शहर का मरकज़ क्लियर होने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका है। अब शहर की इर्द गिर्द की शाहराएँ हैं, जैसे कि हम जड़ावाला रोड की बात कर लेते हैं। जड़ावाला रोड में पैच वर्क का काम है कुछ हिस्सों का, अब वो हो जाए तो वो जड़ावाला रोड भी क्लियर हो जाए। लेकिन जो सबसे अहम, अब एक अहम शाहराह है जो कि हम शेखुपुरा रोड के नाम से जानते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ये शेखुपुरा रोड जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एक अहम रोड है, अहम शराय, लेकिन यहाँ पर गणेश जो मौजूद होना यकीनन शहरियों के लिए मुश्किलात का भी सबब बन रहे हैं। ट्रैफिक के मसाइल जो हैं ये भी पैदा करें। इस पर मज़ीद भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनूंगी, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद का सबसे अहम और बुनियादी मसला ये लग रहा है कि जो यहाँ का रोड्स का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात भी काफ़ी सबब बन रहे हैं और इसी के साथ साथ शहरियों की जो मुश्किलात है इसमें भी इजाफा दिखाई दे रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ट्रैफिक की सूरत हाल को अगर हम चाहते हैं कि बेहतर हो तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ फैसलाबाद के रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पर मोहम्मद इनारू, मैं आपसे जान रही थी या हम डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन से ट्रैफिक रोड्स हैं हमारे जहां पर ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर हो गई है और कौन से ऐसे रोड्स हैं जहां पर अभी भी पैच वर्क होना बाकी है जो कि ट्रैफिक की सूरत हाल को मुतासिर कर रहे हैं। मैं भी जैसे कि हम शेखुपुरा रोड का जिक्र कर रहे थे, देखें शहर के अंदरूनी रोड हों या कॉलोनियों के रोड्स हों तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाए तो कुछ अरसा गुजर भी जाए तो समझ में आ जाता है कि चलें कुछ बात नहीं, ज़्यादा यहाँ पर मसरूफ़ तरीन कोई शाहरा नहीं है तो ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। अब देखें शेखुपुरा जैसा रोड है जो कि हमें बाहर सिटी से लिंक कर रहा है और अहम तरीन रोड्स है, कई अहम सोसाइटीज़ हैं, एक पोश इलाका है और शहर की अहम मरकज़ी शाहराओं में से एक शाहरा है शेखुपुरा रोड, और वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। और एक वक्त तो आता है कि आपकी अगर माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हड्डियाँ डिसबैलेंस हैं तो आप इस रोड पर आ जाएं, वो दुरुस्त हो जाएंगी, अगर दुरुस्त हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी, इस कदर हालत इस रोड की ख़राब है। तो जब अहम शाहराएँ आप सही से उनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और जब पैच वर्क की ज़रूरत होती है आप पैच वर्क छोड़ देते हैं और बाद में मिली भगत के साथ कहीं ना कहीं ठेकेदारों को नफ़ा पहुंचाने के लिए पूरे के पूरे रोड का काम करना पड़ता है, बजाय कि आप उसका पैच वर्क बर वक्त करवा दें तो रोड की इतनी खस्ता हाली ना हो।
ऐसे ही हम जिक्र कर लेते हैं हमारा जामिया चिश्तिया चौक के करीब जो मिल्लत रोड आगाज होता है, ऐसे बेहंगम गड़े हैं, इतने जालिम गड़े हैं कि आए रोज वहां पर कुछ ना कुछ हादसा पेश आते हैं। कभी वहां पर लोडर रिक्शा उल्टा होता है, तो कहीं गाड़ी टकराई होती है और कहीं बच्चे गिरे होते हैं। और अगर वहां पर बारिश हो जाए, बारिश के बाद उन गड्ढों की गहराई का अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है और लोग फकत इसी अंदाज में चल रहे हैं कि जनाब रोड है, लेकिन आगे जाके जब गहराई आती है तो अच्छे भले हादसा रूनुमा हो जाते हैं। अब यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या है कि जनाब अगर आपने पैच वर्क भी नहीं करना रोड का, तो आपने किस चीज की तनख्वाहें लेनी है, क्या कर रहे हैं आप लोग, किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? बुनियादी चीजें हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कोई दही इलाका नहीं है। मिल्लत रोड शहर की अहम शाहराहों में शुमार होता है। इसी तरह हम शेखुपुरा रोड का जिक्र कर रहे हैं, तो आप पैच वर्क भी नहीं करेंगे, आप मुरम्मत भी नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास शिकायत जा रही हैं। हम एज एक सहाफ़ी होते हुए हम बारहा इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि जनाब इस जानिब नजर करम करें, इस जानिब आएँ। ये लोगों का मसला बना हुआ है, अहम तरीन शाहराह हैं, मसरूफ तरीन शाहराह हैं, जहाँ पर छोटी बड़ी हर किस्म की व्हीकल्स हैं, मोटर बाइक से लेकर बस तक यहाँ से गुजर रही हैं। आप नजरअंदाज किए हुए हैं इस मसले को। तो यहाँ पर आ जाकर फिर वो बात वो आ जाती है कि जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से काम नहीं लेगी जिस तरह से काम लेना चाहिए इन इदारों से, फिर हर अफसर अपनी मनमानी करता है और उसका जी चाहे जब जी चाहे वो करता है। अगर उसको पता हो कि भाई मुझे कोई देखने वाला है, चेक एंड बैलेंस है, कमिश्नर साहिबा अचानक से रोड का विजिट कर सकती हैं, डेप्यूटी कमिश्नर निकल के बाहर जा सकता है, और ऐसे ही आला अफसरान का जब हम देखते हैं कि किसी सीएम ने आना है, पीएम ने आना है, किसी आला ओहदेदार ने आना है, तो इन्होंने बर वक्त पुल भी लगा देने हैं, बर वक्त रोड की सफाई भी कर देनी है, सब कुछ कर देना है। लेकिन जो शहरी यहाँ पर मुस्तकिल रहायशी हैं, जो उनके लिए मसले बने हुए हैं, जो उनके लिए मसाइल बने हुए हैं, उनके हल के तदारुक के लिए हमारे इदारे कितने संजीदा हैं, ये एक सवालिया निशान है। और उन जो मामलात हैं उनको ठीक करने के लिए जो हमारी इंतजामिया है, जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, जिन्होंने चीजें देखनी है, अगर वो फकत इस गर्मी के मौसम में एसी की हवा खाने के लिए अपने कमरों में ही मौजूद रहेंगे, तो उन्होंने किस बात की तनख्वाहें लेनी है? मजमूई तौर पर सिस्टम का जायजा लेने की जरूरत है कि आया एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट का काम क्या है, करना क्या है, कि क्या फैसलाबाद में फंड्स की कमी है, क्या मसाइल हैं, पूरे के पूरे इदारे चल रहे हैं, ऐसी इनके नहीं बंद होते, चाय इनकी बंद नहीं होती, कॉफी इनकी बंद नहीं होती, अफसरान के दौरे बंद नहीं होते, आया आ जाकर जो सारे के सारे मसाइल हैं, डिले का शिकार होने हैं, उनका लिंक आम आदमी से क्यों है, इनसे क्यों नहीं होता है? तो जो आम आदमी के मसाइल हैं वो यही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, पार्क्स के मसाइल हैं, अशिया खुरोनोश के मसाइल हैं, बेजा चीजें हैं, बेशुमार चीजें हैं जिनका फिलफोर तदारुक जरूरी है। और उनमें जिनकी हमने बात की, ये जामिया चिश्तिया चौक का पैचअप वर्क है, शेखुपुरा रोड है, अगर इनको बर वक्त दुरुस्त नहीं किया जाता तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है जिसकी भरपाई नहीं हो पाई। बहुत सारे हादसा हमने रूनुमा होते हुए माजी में दिखाई भी दिए। सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के मैं समझती हूँ कि अगर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, सिर्फ बहुत सारे रोड्स हैं जिन पे पैच वर्क होना बाकी है। जो बाकी बात तो सारी दूर की बात है, शहर की ब्यूटिफिकेशन एक अलग मसला है, शहर के पार्क्स जो है उनकी तादाद कम होना एक अलग इशू है, लेकिन शहर का जो एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये शहरियों की बुनियादी ज़रूरत है। तो इस पे काम होना मैं चाहती हूँ कि फ़ौरन से हो, ताकि जो शहरी हैं फैसलाबाद के वो अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें। यहाँ पर तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर फैसलाबाद के हवाले से देखें, इससे पहले हम देखते थे कि लाहौर का बड़ा मसला था, वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन दिन ब दिन ये मसला फैसलाबाद में भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक का जो रुझान है, बढ़ती हुई ट्रैफिक, बेहंगम ट्रैफिक, तो इसकी क्या रीजंस हैं? क्या हमारे शहरी जो हैं वो अनअवेयर है, या ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक के मसाइल को उस तरह से नहीं देख पा रही? महविश, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं तो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि वो मसाइल आ क्यों रहे हैं। सबसे पहले जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। जड़ा वाला रोड जितना उसकी पहले चौड़ाई थी अब भी वही है, तमाम रोड्स को ले लें, ठीक है, लेकिन आप ये देखें चंद साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, आपकी व्हीकल्स की तादाद कितनी बढ़ी है। एक वक्त था कि बाइक किस्तों पर भी लेना मुश्किल था, अब आपको बाइक बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब है, हर गली मोहल्ले में दुकान इंस्टॉलमेंट पे आप बाइक ले सकते हैं। एट लीस्ट बाइक हर बंदा ले रहा है, शायद ही कुछ लोग होंगे, कुछ परसेंट जिनके पास बाइक नहीं होगी। अब जितनी स्पीड से बैंक से गाड़ियां मिल रही हैं, बाहर बंदा गाड़ी भी लेने के चक्कर में है, आपकी व्हीकल बहुत ज्यादा हो गई है। आप अपने जनरल बस स्टैंड का देख लें, आप जीटीएस में देख लें, आज से 10 साल पहले वहां से कितनी गाड़ियां निकल रही होती थी, और आज आप देख लें हर मिनट सेकंड में वहां से गाड़ियां निकल रही हैं। तो रोड पे दबाव, प्रेशर व्हीकल्स की वजह से बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरी बात, जिस तरह मोहम्मद नारून ने बताया कि पैच वर्क नहीं है, अब जहाँ पे रोड टूटा है वहाँ पे अल्टीमेटली गाड़ी स्लो होगी, पीछे जाने वाली भी स्लो होगी, वो लाइन लगती जाएगी, रोड ब्लॉक जरूर होगा, इस वजह से भी बड़े मसले हैं।
जब तक आप ऊपर से आप अब आपके फैसलाबाद में वो भी आने जा रही है, बस सर्विस भी आने जा रही है, उसमें बनने में भी कुछ टाइम, कई साल लगने हैं। उसके बाद जो फैसलाबाद में हाल होगा ट्रैफिक का, तो वो आप देखिएगा बड़ा मसला पैदा होगा। उससे पहले हमारे रोड को खुले करने की ज़रूरत है, तमाम रोड जो है बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। कहीं रोड इस वजह से ब्लॉक ना हो कि वहाँ से रोड टूटा हुआ है, कम अज़ कम। तीसरी बात आप देखें, हमारे शहरी ट्रैफिक का मसला होना और बात है, ट्रैफिक की वायलेशन करना और बात है। जितना मर्जी ट्रैफिक का मसला हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस मसले में भी मुझे ये तो पता है कि मैंने सिग्नल ब्रेक नहीं करना। बिल्कुल। मुझे 10 मिनट भी लगे रोड ब्लॉक की वजह से, लेकिन सिग्नल बंद है तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि चलें रोड ब्लॉक है, मैं दरमियान से निकल जाऊँ। हर बंदा दरमियान से निकलने के चक्कर में रोड ब्लॉक करता है। अब मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद का कौन सा ऐसा कोई एक शहरी मुझे बताएं जिसको ये ना पता हो कि ये सिग्नल पे मैंने खड़े होना है, ये वन वे में गलत जा रहा हूँ, ये स्टॉप लाइन है मैंने इस पे खड़े होना। हर एक को पता है, कोई बंदा ऐसा नहीं, लेकिन हर बंदा 98% लोग वायलेशन करेंगे, सिग्नल भी तोड़ेंगे, वन वे की खिलाफ वर्जी भी करेंगे। स्टॉप लाइन से आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जो कि पैदल सवारों के लिए, उस पर भी खड़े होंगे। अब जब पैदल बंदे ने बेचारे ने कहाँ से गुजरना है, अब वो अंदर से गुजरने की कोशिश करेगा, उससे भी ट्रैफिक में खलल पड़ेगा, मसला बनेगा। सबसे पहले बजाय किसी को ब्लेम करने के, मैं कह रहा हूं कि हम लोग ब्लेम करते हैं मुतलकीन को, करना भी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूं कि मैं कितना ट्रैफिक रूल पर अमल दरामद करता हूं। रोड टूटा हो या रोड ठीक हो, मैंने तो रुकना है सिग्नल पे, लेकिन रोड बना हो मैं तब भी नहीं रुकना, रोड टूटा मैंने तब भी नहीं रुकना। हर एक की इंडिविजुअली ये जिम्मेदारी है, अखलाकी भी जिम्मेदारी है, कानूनी भी जिम्मेदारी है उसकी, और इस सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते भी जिम्मेदारी है कि मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना है कि मैंने वायलेशन नहीं करनी। वायलेशन सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, मेरी किसी एक्ट की वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, अगर मैं इशारा तोड़ रहा हूँ, सिग्नल तोड़ रहा हूँ, ट्रैफिक ब्लॉक होगी मेरी वजह से, मुझे बचाने के चक्कर में, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। सिर्फ मैंने सिग्नल अपना नहीं तोड़ा, मैंने लोगों को डिस्टर्ब किया, ये भी उतनी ही बददियानती है जितनी कि दीगर वायलेशन की बददियानती है। तो हर एक अगर अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर ले कि मैंने अपने मज़हब के हिसाब से जो मेरी जिम्मेदारियाँ या मेरी अखलाक की जो जिम्मेदारियाँ, मेरी सोसाइटी जो तकाजा करती है और हमारा कानून जो तकाजा करता है, वो मैंने उससे आगे पीछे नहीं होना, तो फिर देखिए सारा सिस्टम ठीक होगा। जिस तरह के हम हैं, हमें उसी तरह के ऑफिसर्स मिलने हैं, हमें उसी तरह के हुक्मरान मिलने हैं। बड़ी ये सिंपल सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही आपने खूबसूरत बात की है कि हम एक तरफ तो बहुत बड़ी कंप्लेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं कि फैसलाबाद में ट्रैफिक जो है वो काफ़ी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर गई है, ट्रैफिक जैम रहती है घंटों घंटों, लेकिन जहाँ पर बीइंग अ सिटीज़न हमारा रोल प्ले करने की बारी आती है, वहाँ पर हम थोड़ी सी कोताही का शिकार दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, फैसलाबाद में एक सिचुएशन जो है वो हर शहरी को देखने में आती है। वो ये है कि ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन काफ़ी हद तक मुतासर दिखाई देती है। मैं ये समझती हूँ कि कैनाल रोड हो या कोई भी रोड, अगर हम देखते हैं कि हल्की सी ट्रैफिक जैम है तो उसमें जो 50% हिस्सा है ट्रैफिक जैम का वो हम खुद किरदार अदा कर देते हैं। तो थोड़ा सा वेट करने की बजाय हम क्या करते हैं कि गाड़ी रोंग पे टर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का मसला है 5 मिनट में रिजॉल्व होना है वो 10 या 20 मिनट और कभी कभी घंटों तक भी ट्रैफिक जैम दिखाई देती है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर हम अपने शहर के हवाले से बात कर रहे हैं, फैसलाबाद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजॉल्व करने हैं, गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं जो मैं और आप, हम सब लोग मिलकर हल कर सकते हैं, जिसमें ट्रैफिक का मसला भी उनमें से एक मसला है। बाकी मसाइल जो है वो ट्रैफिक वार्डन ज़रूर रिजॉल्व करेंगे, लेकिन जो बीइंग अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मोहम्मद अली नारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने ट्रैफिक के हवाले से बात की है, मैं ये समझती हूँ कि ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से अवेयरनेस देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से फैसलाबाद में आप समझते हैं कि क्या जो काम हो रहा है वो बुनियादी तौर पर इनफ है? मैं भी इस ट्रैफिक के हवाले से अगर बात की जाए तो देखें, ट्रैफिक बाकायदा अब एक सब्जेक्ट है जिस पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है कि हमने कैसे जो शहरों की बिलखसूस ट्रैफिक है उसको रवादवा रखना है और किन किन चीज़ों पर काम होने वाला है। देखें, इसका मुतजाद क्या है, इसका उलट क्या है कि पूरी दुनिया में अब काम हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर।
कोशिश की जाती है कि शहर हो तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी तादाद हो जहां पर निजी व्हीकल्स की नफी की जाए। अब नफी किस तरह से है कि हमारा यहाँ पर आप देखती हैं कि रोड्स पर ब्लॉकेज का बड़ा जो वजह होती है वो उन लोगों की वजह से होती है, या तो वो नाअहल है या वो उनको ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी नहीं करनी आती है, मतलब कि लेन तब्दील करते हुए वो ट्रैफिक के ब्लॉकेज का सबब बन जाते हैं। अब 3 लेन है, 3 जगह हैं जहां पर आपने जाना है और आपने किस तरह से उसको तब्दील करना है, आपने वापस कैसे आना, बुनियादी सी चीजें होती है जहां पर हमारी ब्लॉकेज हो जाती है और बड़ा मसला बन जाता है। अब ये तो तय है कि हमने लेन तब्दील नहीं करनी है, उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। अब जितनी व्हीकल्स कम होंगी निजी और जितनी व्हीकल्स पब्लिक ज्यादा होंगी तो वहां पर बाअसर और काफी ज्यादा समझबूझ वाले ड्राइवर्स उसको चला रहे होंगे। अच्छा, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तादाद बढ़नी चाहिए जो कि फैसलाबाद में ना होने के बराबर है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है बड़े पैमाने पर जो वाकईतन आप लाहौर में देख लें कि मेट्रो है, ऑरेंज लाइन ट्रेन है, LCT है, लाहौर की लोकल ट्रांसपोर्ट है, 4-4, 5-5 कंपनियां काम कर रही हैं और फैसलाबाद में ऐसी एक भी नहीं है। एक अर्बन ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो भी अलग से है, उनके भी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं तो उसके फवाइद क्या क्या हैं? एक तो माहौलियाती तब्दीली, आपका धुआं कम, हर निजी व्हीकल्स की तादाद कम होगी तो धुआं भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगी। दूसरा, वक्त की पाबंदी। मुझे पता है कि मेरे जो करीबी चौक है वहां से एक बस निकलनी है और उसका ये वक्त है और मुझे वक्त पर वहां पर पहुंचना है। मैं वक्त भी निकलूंगा भी घर से, टाइम मैनेजमेंट भी होगी। और दूसरा, किराया। अब हर बंदा जो ट्रांसपोर्टर है वो मनमानी करता है, उसने अपना किराया बनाया हुआ है कि जनाब इतने रुपए मैंने यहां तक के लेने हैं। एक फरिस्त होगी, किरायानामा तय होगा सरकारी सतह पर, इसका भी कोई मसला नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होना आपके तमाम मसाइल का हल है। निजी व्हीकल्स की नफी होना, आप देख लें यूरोप में, आप देख लें बुलेट ट्रेन चल रही है, ट्रांजिट चल रही है, ट्राम चल रही है, एक ही रोड पर सब कुछ हो रहा है। वहां पर निजी व्हीकल्स का तस्वुर बहुत कम है, यहाँ फिर होने के बराबर है बड़ी हाईवेज के ऊपर जहां पर आपने दूर का सफर करना है। शहर में तो ना होने के बराबर होता है। और हमारे यहाँ पर जिस तरह तैयब भाई ने अभी कुछ देर पहले अर्ज की है कि जनाब हर गली मोहल्ले में इंस्टॉलमेंट्स की दुकान मौजूद है, कॉरपोरेशन मौजूद है, कुछ भी है, वो अगर महीने का 30,000 भी बंदा कमा रहा है या 40,000 भी कमा रहा है, उसकी कोशिश होती है कि 15,000 की किस्त पर मैं अपनी बाइक ले लूं, कम से कम मैं इस मसले से तो बच जाऊं। अब वो जो मसला है वो इनफरादियत में तो उसका हल हो गया, लेकिन इज्तमाइयत में पोल्यूशन है, वक्त का ज़िया है, रोड्स की किल्लत और बेतहाशा ट्रैफिक है। तो हमने जैसे कि आगाज में अर्ज किया कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर बाकायदा काम होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, जितना हो पा रहा है कर रही है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश भी है। लेकिन ये जो हमारे माहिरीन होते हैं, जिन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है, जिन्होंने आने वाले वक्त में चीज़ों को मुय्यर करना होता है और चीज़ों को समझना होता है कि हमारी, देखें ये सिटीजन और शहरी सिविक एक पूरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसे कि हमने शहर को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह उसको कंट्रोल करना है, आबादी किस तरह से हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी, हमने कैसे करना है। अब ये चीज़ें आप अंदाज़ा कर लें कि मेरी किसी यूनिवर्सिटी में क्या थीसिस होगा, किसने पढ़ा होगा कि जी ट्रैफिक के ऊपर ये काम होना चाहिए। बहुत सीधा से स्टूडेंट्स होंगे और माहिरीन भी इसके हवाले से नहीं जाते हैं। तो जदीदियत ना सिर्फ रोड्स तक आने की ज़रूरत है बल्कि हमारे अजहान में भी आने की ज़रूरत है कि हमने आइंदा आने वाले दिनों में क्या करना है। और आज आकर जो मसले का हल है वो फ़कत एक है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। अपनी इनफरादी जिम्मेदारी हम अदा करेंगे तो यकीन माने जितना कुछ है हमारे पास हम इसी में बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप किसी भी मसाइल पे काबू पा सकते हैं। फैसलाबाद के ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तो कलीदी किरदार अदा कर रही है, लेकिन जो इंडिविजुअल है, शहरी हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर सकते हैं। हाँ, फैसलाबाद में एक बुनियादी इशू है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है उस तरह से बेहतरीन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो भी फैसलाबाद में यकीनन दिखाई दे रही हैं आती हुई, और इसके साथ साथ मेट्रो का मंसूबा भी अगर आ जाता है तो फैसलाबाद की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो बहाव है वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोड पे अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं तो देखें कि आपकी गाड़ी की वजह से या आप जितने भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो वो महफूज तरीके से फॉलो कर रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं आपकी आपकी जो गाड़ी ड्राइविंग से वो मुतासिर तो नहीं हो रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं रैश
रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद तो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते ही हैं, लेकिन आसपास जो लोग बिल्कुल सही ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी को भी खदशा लाहक होता है। तो ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ट्रैफिक के कवानीन की अगर अवेयरनेस के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत छोटी उम्र में हमने अपने बच्चों को ट्रैफिक के कवानीन की आगाही फराहम करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कल को वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। यहाँ पर तैयब मकबूल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रैफिक के हवाले से बात की है तो ट्रैफिक वार्डन्स के क्या मसाइल हैं, वो किस तरह से ये ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, या उनके जो मसाइल हैं। एक तो मसला मैंने अक्सर सुना है कि ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद जो है फैसलाबाद में कम है, इसके अलावा कौन कौन से मसाइल? सबसे बड़ा मसला तो महविश आपने खुद ही बता दिया। अब आप देखें 9 मिलियन के अराउंड आबादी बता रहे हैं फैसलाबाद की। मैं समझता हूँ 10 मिलियन से ज़्यादा होगी। चलें आप 9 मिलियन गिन लें, 9.1 मिलियन कहते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास वार्डन है ओनली 1200 समथिंग। ठीक है। उनमें से आप देखें दफ्तरों में भी ड्यूटी करनी है उन्होंने, रोड पे शायद 500-600-700 बंदा होगा। दूसरी बात, अब एक चौक में, अब हर चौक में वार्डन नहीं लगा सकते, तादाद उतनी है नहीं, हर चौक पर नहीं लगा सकते। अगर आप ये मिल्लत चौक में लगाएंगे, जामिया चिश्तिया चौक में एक आदि होगा, अगर 4 यहाँ पे होंगे, जहाँ पे ट्रैफिक का लोड है वहाँ पे 4 है, वरना एक भी है किसी जगह पे। अब एक वक्त में जब इशारा बंद होगा, 3 साइड से बंद है, चौथी साइड से खुला है, आप यकीन करें लगेगा आपको ऐसा जैसे चारों साइड से ही खुला है। लोग इस तरह आप गुस्से होंगे एक दूसरे के अंदर। अब एक वार्डन मुझे बताएं वहां 100 बंदे को कंट्रोल कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल। बात वही जो आप बार बार कर रही हैं, जो मैं बार बार कर रहा हूं कि हमें इंडिविजुअली अब खुद अपने आप पे ये करने की जरूरत है। अच्छा, आप देखें शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी बेहतर ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन सिर्फ लोग सिग्नल पे खड़ा होना शुरू कर दें, वाहनों की खिलाफ वर्जी बंद कर दें, मसला ही कोई नहीं है फैसलाबाद की ट्रैफिक का। जितनी मर्जी व्हीकल्स आ जाएं, जब उन्होंने चलना स्मूथ और अपनी लेन में है, अपनी लाइन में है और वायलेशन के बगैर चलना है, ट्रैफिक ब्लॉक होने का तस्वुर ही नहीं है। फिर स्लो जरूर हो सकती है, कहीं रोड टूटा है स्लो हो जाएगी, फिर ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि हर बंदा, अगर आप यकीन करें कि एक रोड पे बेशक छोटा या बड़ा है, लोग लंबी लाइन अगर किसी वजह से लग रही है तो वो लाइन एक नहीं होगी, वो 6 लाइनें होंगी। हर बंदे की कोशिश है मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये किसने समझाना है आपको? ये घर से समझ के आपने आना है। ये हमारी तरबियत घरों में ऐसी होनी है, हमारे बड़ों ने ये बताना है, उसके बाद हमारे स्कूलों ने बताना है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल इसी तरह से ये जो स्टेप्स हैं अवेयरनेस के, ये हमें बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चों को है आगाही देना शुरू कर देनी चाहिए कि जो ट्रैफिक है ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हम इसी तरह से जो ट्रैफिक के कवानीन को निगलेक्ट करते रहे तो ये आगे भी फ्यूचर में एक मुस्तकबिल में एक बड़ा मसला या संजीदा मसला दिखाई दे सकता है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। सिंधी प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कहने को एक लफ्ज़ है, लेकिन इसे अदा करना बहुत भारी होता है। लेकिन इसे समझ के एक अपने आप को, अपने शहर की हिफाजत के लिए मैं समझती हूँ कि ये एक लफ्ज़ नहीं, एक प्रैक्टिकल वर्ड है, तो इसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और फैसलाबाद के ट्रैफिक के मसाइल जो हैं ये भी हल होते हुए दिखाई देंगे। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मजा आइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। वफाकी बजट जो है वो किसी भी मुल्क की सीमत का तयन करने के लिए कलीदी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान का जो बजट है 2025 और 2026 जो है वो पेश कर दिया गया है। अब ये देखना है कि ये जो वफाकी बजट पेश किया गया है इससे बिजनेस कम्युनिटी कितनी ज़्यादा खुश हैं, क्या जितने भी हमारे इकॉनमी के चैलेंजेस थे, जितने भी हमें मसले थे पाकिस्तान को, क्या ये मसले हल होते हुए दिखाई देंगे इस बजट में। इन सब टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज के बहुत ही खास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शेख फैसल अरशद साहब ने। आप प्रेसिडेंट हैं होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के और इसी के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह की रहमत। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है आदिल शहजाद साहब ने। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच आदिल शहजाद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शेख साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। बजट से पहले सब लोग बहुत नर्वस थे, बिजनेस कम्युनिटी की भी तमाम तर नज़रें या एक्सपेक्टेशंस बजट को थी। अब बजट पेश कर दिया गया है विफाक का, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो बजट है आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सिटी 41 का, जिसने हमेशा ताजरों की आवाज़ को ऊपर किया और जो भी मौजूदा प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो उजागर करता है। देखें,
बजट से पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये यकीन दिलाया गया था कि आपकी जो तजावीज़ हैं उनको हम इस दफ़ा लाजमी उन पर अमल करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली जब IMF के साथ बैठे वो सारी बातें ही भूल गए। हम ताजिरों ने जब बजट सुनना शुरू किया तो हमें ये उम्मीद थी कि जो हमने इनको सिफारिशात भेजी हैं अगर उनके ऊपर अमल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि IMF की वजह से नहीं हुआ। अब देखें कि जो उन्होंने बजट में चीज़ें पेश की हैं उनको समझते हुए 6-8 महीने लग जाएंगे, मगर जो फिलहाल की पोजीशन है कि बेरोजगारी की आप देख लें कंडीशन, उस बेरोजगारी में जो ताजरों के साथ मामलात हो रहे हैं उसमें क्या सियासतदानों की तनख्वाहें बढ़ाना बनता था? नहीं बनता था। आप देखें ना, पहला भोंडा मजाक उन्होंने क्या किया। अच्छा, फिर क्या सियासतदान इस अहल थे कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती? 4-4 तो लैंड क्रूजरें उनके पास होती हैं, 10-10 तो गार्ड उनके पास होते हैं, उनको तनख्वाहों से क्या सरोकार होता है? तो चूंकि हम टेक्सटाइल सेक्टर के साथ हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को इस बजट में भी मायूस कुन रही है जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही है। किसी भी सेक्टर में जब हमने काम करना होता है तो उसको बेसिक देखनी है कि हम जो लोकल ताजर हैं, एक्सपोर्टर नहीं है, लोकल ताजर हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बिजली के रेट्स इन्होंने कम किए, ठीक है, उसके साथ जब सोलर लोगों ने लगवा लिए, वो मैं समझता हूँ छोटे डैम्स हैं, जो सोलर है वो छोटे डैम्स हैं, उसके ऊपर इतनी हर्डल्स वो क्रिएट करते जा रहे हैं। अब फिर इन्होंने टैक्स 18% बढ़ा दिया, उसके ऊपर सोलर प्लेट्स के ऊपर लगा दिया। फिर उससे पिछले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ग्रीन मीटर्स नहीं लगते थे। तो ये क्यों ऐसे होता है? अगर अवाम अपनी मदद आपके तहत ये सारे मामले कर रही है कि हम compete कर सके मार्केट को, एक्सपोर्ट को, उन मामलात को compete कर सके जिनसे रोजगार के मौके पैदा हों, उन चीजों को compete गवर्नमेंट क्यों नहीं आखिर करने देती? आप देखें कि अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो बांग्लादेश हमसे बहुत ऊपर चला गया था गारमेंट्स में। उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और खुद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी उसको गारमेंट्स की शक्ल में। तो पाकिस्तान ने भी ऐसे ही शुरू कर दिया। जब रॉ मटेरियल इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया तो मैं समझता हूं मार्केट में कुछ इस्तेहकाम आ गया। स्पिनिंग मिलें बंद हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो अपनी वजह से भी ज्यादा हुई है। उसमें सारा फॉल्ट गवर्नमेंट का नहीं है, उनकी अपनी नीयतों का भी फॉल्ट बहुत ज्यादा है। लालच का इतना उनमें अंसर पाया जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब जब चाइना से रॉ मटेरियल टेक्सटाइल के हवाले से आना शुरू हो गया, मार्केट थोड़ी सी एक गरीब बंदे को सूट दोबारा नॉर्मल प्राइस पर मिलना शुरू हुआ तो साथ ही फिर उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। आप देखें ना, इन चीजों को देखें। हम तो ये कहते ही नहीं गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है, ये हमें इस चीज का आइडिया है, ये कर्जों के ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हम ये कहते हैं कि जो इनके पास वसाइल हैं उनको हम बेहतर करके कैसे अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जा सकते हैं। हम ये कहते हैं बिजली के रेट्स अगर आप IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उसको रिवीजन करें, उसको देखें कहां पर क्या इश्यूज आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो बिजली चोरी होती है, आप देखें ना कितनी बिजली चोरी, अगर कम से कम बिजली चोरी ही ये रोक लें तो मैं समझता हूँ रेट ग्रेजुअली नीचे जाएगा। अगर IPPs के साथ मुआहदों को दोबारा रिवीजन, जो इन्होंने कहा था हम करेंगे, हम देखेंगे, अगर वही कर लेते तो बिजली नीचे चल जाएगी। क्योंकि टेक्सटाइल के लिए बेसिक्स कुछ चीजें हैं, वो एनर्जी है। जितनी देर तक आप एनर्जी को नहीं देखेंगे, आप टैक्स के इश्यूज को नहीं देखेंगे, आप फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे, उतनी देर तक हम पिसते ही चले जाएंगे। आप हमारी जितनी भी मेरी पुरानी स्पीच देख लें, एक ही है कि एनर्जी को आपकी मेहरबानी है, आप ताजरों को जो ताजरों के साथ मामलात करते हैं उसमें फ्रेंडली लेके आए ताकि हरासमेंट कम हो, मार्केट में काम के लिए आसानियां पैदा हों, ना कि इतनी मुश्किलात पैदा कर दी जाएं कि ताजर कारोबार का सोचे ही ना, वो बेचारा जॉब के लिए निकले उसको वो नहीं मिले। तो हम ये कहते हैं कि कारोबार के लिए आसानियां पैदा की। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेस कम्युनिटी हो या एक आम शहरी हो, तमाम तर लोगों की एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि एक ऐसा बजट लेकर आया जाए जो कि आवाम दोस्त हो, जो कारोबार के मौके फराहम करे, एनर्जी की कॉस्ट थोड़ी कम की जाए, इंटरेस्ट रेशो जो है उसे भी कम किया जाए, ताकि फैसलाबाद हो या पूरे पंजाब के हवाले
हवाले से बात हो, पाकिस्तान के हवाले से बात हो, यहाँ पर बिजनेस को प्रमोट किया जाए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार जो है वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी पे होता है। वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी जितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी, वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जितनी ज़्यादा कम होगी, उतना ही ज़्यादा किसी भी कंट्री में इकोनॉमी की बेहतरी में वो लोग लीडी किरदार अदा करेंगे। यहाँ पर आदिल शहजाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपकी जो उम्मीदें थी, जो वाबस्ता थी इस बजट से, वो पूरी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 आपका कि आपने हमें आज मदऊ किया बजट के हवाले से, डिस्कस करने के हवाले से। तो बजट जो है, जिस तरह से कोई ट्रेडिशनल बजट आ रहे होते हैं पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं, तो बजट में उसी तरह ही होता है कि हर साल पिछले साल के टैक्स की बजाय साथ में कुछ एडिशंस आ जाते हैं। जो सपोज कोई चीज़ एक अगर 1% टैक्स का जिसके ऊपर ग्रेजुअली होते होते वो 10% तक पहुंच गई। अगर हम जीएसटी की बात करें तो 2.5% से तकरीबन शुरू हुआ था, ये पहुंचते 18% तक पहुंच गया तकरीबन। इनकम टैक्स के हवाले से बात करें तो तकरीबन 1% पे था, जो है 5.5% पे सप्लाईज के ऊपर टैक्स चल रहा है। तो बजट के अंदर कोई हमें कोई खातिर ख्वाह चीज़ तो नज़र नहीं आई। लेकिन जो हमारे यूनिट सिक हो चुके हैं, अगर 3 साल या 4 साल या 5 साल का हम रिव्यू देखते हैं, जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी प्रोडक्शन उसकी, वो हमें उसको सस्टेन करना चाहिए था। हम उसको कंटिन्यू करते, उनको फैसिलिटेट करते। गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छे मौके थे कि उनको सस्टेन करने के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी को इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक रसाई मिलनी चाहिए थी कि छोटे ताजरों को भी आप वहां लेकर जाएं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाएं कि हम पाकिस्तान में क्या बना रहे हैं और हमारे हमसाया ममालिक या यूरोप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। उसके लिए आपको एक नया मशीनरी सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज की मशीनरी है, जो आज इधर टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुकी है, हमें उसके मुताबिक काम करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ने इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर ली। उसने अपने ताजर को बड़ा फैसिलिटेट किया, उनको सस्ते कर्जा जात फराहम किए गए, HR का सिस्टम बड़ा उनका चला, R&D का सिस्टम उन्होंने बहुत डेवलप किया, जिस वजह से आपको पूरी दुनिया में मेड इन बांग्लादेश तो अब नजर आ रहा है, मेड इन पाकिस्तान इस वक्त बहुत कम हो गया। हमने खुद विजिट किया रिसेंटली, अमेरिका का भी और उसके बाद यूरोप का भी विजिट किया। हेम टेक्सटाइल में भी हम गए लास्ट ईयर में, तो हमने तो वहाँ पाकिस्तान के स्टॉल्स तो बहुत देखे, लेकिन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हमें जर्मन में, यूरोप में ओवरऑल या इंग्लैंड के अंदर हमने वो वहाँ नहीं ज़्यादा देख पाए। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि आपके पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई। जो आपके हमसाया ममालिक है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, इवन श्रीलंका में भी वहाँ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गई। दूसरी बात, आप एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किस हवाले से कर रहे हैं? क्या उनको एनर्जी सेक्टर आप सस्ता दे रहे हैं? क्या उनको लेबर सस्ती पड़ रही है? क्या स्किल्ड लेबर मौजूद है हमारे पास? रॉ मटेरियल्स मौजूद है हमारे पास सस्ते में? या R&D का सिस्टम कोई गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा मौजूद है कि आज हम एक नई चीज कोई बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए खुद से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या हमें यूरोप से या अमेरिका से उनकी एक्सपर्टीज जो है उनसे फायदा उठाना पड़ता है, या हमें मटेरियल चाइना से मंगवाना पड़ जाता है। तो ये हम पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? तो अभी अगर देखें कि कॉटन की अगर हम प्रोडक्शंस देखें तो ग्रेजुअली पिछले 20 सालों में हमको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का अपने हमसाया ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान तकरीबन 20 साल पहले 40 से 45 लाख गांठ जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो इसकी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन होती थी ओवरऑल। बिल्कुल ऐसे तो जो बढ़ के मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख गांठ तक चली गई। उसके बाद हम फिर दोबारा से बैक गियर लगा के 80 लाख गांठ के ऊपर आ गए। तो हम आगे नहीं जा सके, हम पीछे को वापस आ गए टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। अच्छा, इसको अगर गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, मैं माजरत से बात करना चाहता हूँ, हमारे वजीर खजाना साहब ने बात की थी जो लास्ट इनका टेन्योर था कि टेक्सटाइल इज नॉट आवर प्रायोरिटी। तो हमें ये बता दें कि ऑल्टरनेट क्या है, क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं? कि आप सीमेंट सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी जितनी भी कंस्ट्रक्शन आपकी इंडस्ट्री है आपको उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर आप सीमेंट सेक्टर को प्रमोट करेंगे साथ में कंस्ट्रक्शन चलेगी। अब ना सीमेंट चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है। टेक्सटाइल सेक्टर जो चल रही थी उसके तैयार होके आपने उसको आगे टेक्सटाइल को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे जो आपके कारोबार जो है वो भी वाबस्ता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वाबस्ता है। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे विभाग की बजट 2025-2026 जो है पेश कर दिया गया है। ऐसे में आम शहरी हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, हर किसी की जो नज़रें थी वो इस बजट पे थी और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा बजट पेश किया जाएगा जो कि अवाम दोस्त होगा। कहीं ना कहीं हुकूमत के जो क्राइसिस हैं और जो पाकिस्तान की मैशत के मसाइल हैं वो भी अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड्स के हवाले से बात करें तो बिजनेस कम्युनिटी की यही डिमांड है कि एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम की जाए, इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी सिफारिशात हैं या गुंजाइश है जो कि इस बजट में वो लोग देख रहे हैं। यहाँ पर शेख साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि आपने इस बजट को किस नज़र से देखा है, लेकिन इसी के साथ साथ आपने एक बात की थी कि सिफारिशात को कहा गया था कि मद्देनज़र रखेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बजट में जो ताजिर कम्युनिटी थी या बिजनेस कम्युनिटी थी उनकी जानिब से जितनी भी सिफारिशात दी गई थी तो क्या उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई दी? नहीं, कोई भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एनर्जी सेक्टर पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको कहा था कि फोकस करें, उन्होंने प्रॉमिस भी किया। फिर उसके बाद हमने टैक्स के इश्यूज़ पर उनसे बात की कि टैक्स के इश्यूज़ में इतनी आसानियाँ ले आएँ, इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर मैं खुद अपना फॉर्म भरना चाहूँ, जो कि अभी हमने कह के बहुत आसान अल्फाज में कर दिया है, उसके बावजूद मैं नहीं भर सकता। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि आप एक ऐसा फार्मूला तय कर लें कि छोटा दुकानदार है तो उसके ऊपर फिक्स टैक्स स्टार्ट तो करें, हालांकि ये ठीक नहीं है मगर स्टार्ट तो करें। ठीक है कि आप एक साइड से स्टार्ट हो जाएं, चैम्बर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड लें, चैम्बर्स के साथ जो भी कमर्शियल फेस्को के मीटर्स लगे हुए हैं, पेप्को के मीटर्स लगे हुए हैं, उनके साथ आप उनको फिक्स की तरफ तो लेके आए, उनकी टैक्स रिटर्न तो जानी शुरू हो। उन्होंने कहा जी ये जरूर हम करेंगे, मगर उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि हम फिक्स की तरफ स्टार्ट आ जाए, क्योंकि टैक्स अगर इकट्ठा नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो मैं तरक्की कैसे कर सकता हूँ? मैं तरक्की नहीं करूंगा। तो मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा फार्मूला तय हो जाए कि इन हालात में भी हम काम कर सकते हैं। जो हालात चल रहे हैं, चूंकि ये हालात बहुत ही टफ हैं, बहुत ही मुश्किल है, इसमें सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हम कहते हैं इसके बावजूद लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में काम करके दिखाए ताकि लोग उसकी मिसालें दें। फिक्स टैक्स की तरफ आ जाए। ठीक है। जो कपड़े के खासकर लोकल इंडस्ट्री है उसको अगर आप बिजली फ्री नहीं दे सकते तो उनके लिए सोलर की ऐसी आसानियां पैदा कर दी जाए तो वो अपने एक लाइक छोटे छोटे डैम्स बना के अपने लिए बिजली फ्री पैदा करें ताकि वो सस्ती कॉस्ट में आके एक्सपोर्ट भी कर सकें और लोकल में भी अपने आप को सरवाइव कर सके। तो जितनी देर तक गवर्नमेंट अपने मफादात से निकल के काम नहीं करेगी, अपने अपने बिजनेस को ही प्रमोट करेंगे, जैसे हमने तो यही सुना है कि आईपीपीज जो है वो आधी गवर्नमेंट है। ठीक है, हमने तो यही सुना है, जो मीडिया ने हमें बताया, हमें तो कुछ भी नहीं पता, ना हम आईपीपीज में हैं। तो जितनी देर तक वो अपने बंदों को नवाजने की बात करते जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। हम ये कहते हैं मफादात से निकलें, एसी वाले कमरों से निकलें, कारोबारी ताजर बरादरी को अपने साथ बिठाएं, उनके दुख दर्द समझें कि किस स्टेज पर जा चुके हैं। आप देख लें कि पिछले 20 से 25 साल में हमारी कितनी मिलें बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे। उनको तो डबल ट्रिपल होना चाहिए था, उनको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे होना चाहिए था, रनिंग में आनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं है रनिंग में? वो क्यों बंद होती जा रही हैं? आखिर क्यों हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे? आखिर क्यों हम टेक्सटाइल सेक्टर को दबाते जा रहे हैं? मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल सका कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। क्या उनकी प्रायोरिटीज सिर्फ यही है कि अपने अकाउंट्स भरने हैं? क्या उनकी प्रायोरिटी आम बंदा नहीं है? क्या आम बंदा जो आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले कि खुदकुशियां होना शुरू हो गई थी, तो क्या फिर उस स्टेज पे लेके जाना है हम लोगों को? अगर कुछ बेहतरी की है इस गवर्नमेंट ने, की है, हम ये नहीं कहते नहीं की है, तो हम ये कहते हैं कि उस बेहतरी को मजीद बेहतरी करने की जरूरत है ताकि आम बंदा खुशहाल हो सके, आम बंदा खा सके। आप यकीन करेंगे कि मार्केटों का इतना बुरा हाल इस वक्त हो गया है। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज से हमारा कुछ लेना देना नहीं, वो ऊपर जाए वो नीचे जाए। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज तो एक मार्केट है,
बिल्कुल ऐसे है। इंटरनेशनली एक मार्केट है, मगर जो 99% पूरा पाकिस्तान है, जो लोकल मार्केट्स हैं, उनका इतना बुरा हाल हो गया हुआ है कि हर बंदा इस वक्त बदहाल होता जा रहा है, उसको बेहतर करने की कोई नहीं सोचता। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरा लाइफ साइकिल है। इससे बहुत सारे लोगों के कारोबार भी वाबस्ता हैं, बहुत ज़्यादा मुलाजमत की जो चांसेस हैं वो भी वाबस्ता है। और ऐसे में अगर हम अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे फोकस कर लेते हैं तो बहुत सारी इकॉनमी के मसले जो हैं हल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बजट में अगर डिमांड्स के हवाले से बात करें तो बिजनेस कम्युनिटी की, इंडस्ट्रीज की यही डिमांड रही थी और रही है कि जो एनर्जी कॉस्ट है इससे थोड़ा कम किया जाए, ताकि बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, जिसमें चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है वो थोड़ी सी सस्ती दिखाई दे। ये चीज़ें जो हैं ये सिफारिशात भी रही हैं बजट की और एक फीडबैक भी रहा है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। यहाँ पर आदिल साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से शेख साहब ने बताया कि इनकी जानिब से भी सिफारिशात दी गई थी, तो जाहिर सी बात है आप भी बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, आपकी जानिब से भी कुछ सिफारिशात होंगी। आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या वो थोड़ी हद तक, या जिसे कहते हैं कि नमक के बराबर जो है वो आपको पूरी होती हुई दिखाई दी? क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि सैलरीड पर्सन को भी रिलीफ दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ पे भी काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? जी, इसमें सबसे पहला सवाल तो हमने हुकूमत से यही किया था कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी इंडस्ट्री बंद करके तो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करे और खुशहाल रह सके। जो टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ये जो सिक यूनिट थे जो ऑलरेडी एक तबाही के धाने पे पहुंच चुके थे या जो बंद हो चुके हैं, उनकी रिवाइवल के लिए इस बजट में कुछ नहीं आया। ठीक है। कि उनको हमने किस तरह से दोबारा चलाना है ताकि लोगों को रोजगार मुयसर हो। सेकेंडली, एनर्जी कॉस्ट पे भी हम बात कर रहे हैं कि हमें 9 सेंट के ऊपर बिजली चाहिए। ये सिफारिशात हमारी 1 साल से चल रही हैं। थर्ड वन, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, वो है EFS का, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सिस्टम का। उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सी हमारे बात जो मानी है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने 18% उन्होंने कहा जी हम सेल्स टैक्स लगाएंगे जो इंपोर्ट होगा धागा, कॉटन, यान। ठीक है। लेकिन इसमें हमारा मुतालबा 25% माना गया है, जो 75% है वो अभी वहीं पे रखा हुआ है, जिसमें आप कपड़े की इंपोर्ट कह लें, उसके साथ आप ये धागा जो कॉटन के अदर देन कॉटन जो धागा इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। कि जो पाकिस्तान में बनता है, फैसलाबाद ओवरऑल हो गया, झंग हो गया, या सरगोदा हो गया, हाफसाबाद, गुजरांवाला, ये छोटी इंडस्ट्री या पावर लूम्स का सेक्टर का एक बहुत बड़ा हुजम है। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो 90% पावर लूम सेक्टर या साइजिंग इंडस्ट्री, डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री वो यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है। तो हमने उसकी प्रमोशन के लिए भी इनसे बात की है कि हमें छोटी इंडस्ट्री को भी बचाना है, हमें बड़ी इंडस्ट्री को भी बचाना है। बिल्कुल इसी तरह से बड़ी इंडस्ट्री चलेगी, उसके साथ रोजगार भी मिलेगा, छोटी इंडस्ट्री को भी मिलेगा और साथ में ट्रेडर्स को भी मिलेगा। ये एक चेन हमारी चल रही होती है। हमारा ताल्लुक क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर से है, इसलिए हम इसको बार बार यही कहते हैं कि इसको आप प्रमोट करें, इसके साथ हमें अदर ऑप्शंस दें कि हम इसको मजीद जो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। दूसरा, एक्सपोज होने चाहिए। ठीक है। एक जो छोटा ताजर है जिसके पास ऑप्शन नहीं है, लेट्स सपोज 8 बाजार के अंदर दुकानदार बैठे हुए हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से करोड़ोंपति भी हैं, उनके ऊपर फिक्स टैक्स लगा दें आप, उनको इस टैक्स नेटवर्क में लेकर आए पहले, फिर उनके जो एसोसिएशंस हैं उनको एसोसिएट करें अपनी FBR जो लोकल ऑफिसेज हैं उनके साथ। ठीक है। ताकि वो उनको अवेयरनेस आए। ये अवेयरनेस आप उनके एसोसिएशंस के ऑफिस में बना ले, FBR के ऑफिस में बना ले या चैम्बर्स के ऑफिस में बना ले। तो ये हमने ऑलरेडी उनको तजावीज़ दी थी जो कि हमें पूरी नजर नहीं होती नजर आई और हुई भी नहीं है, क्योंकि इस बार प्री बजट सेमिनार्स हुए ही नहीं। ठीक है। ये बजट हमारा जो बन रहा है, ये पिछले साल भी यही कहा गया था जी IMF का बजट है हमारे पास, उसके वेयर बोर्ड्स जो है वहीं से बन के आते हैं, तो हमारे पास आउटलाइंस हैं, बस हम वो आपको बता सकते हैं। ये आपने कल बजट सेमिनार जो था उसमें भी यही बात देखी आपने, सहाफियों का एहतजाज भी देखा, और हम इसको कंडेम करते हैं कि अगर सहाफी एक सवाल कर रहा है और उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको जवाब नहीं दे पा रहा, बल्कि उसको मुंह के ऊपर उंगली रख के कहता है चुप कर दें आप, तो ये इसका हल नहीं है। आप एक बंदे को चुप करा सकते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम का पेट कौन पालेगा? रियासत एक माँ की हैसियत रखती है, तो उसको माँ के मुताबिक ही चलना चाहिए कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है रियासत की वो आप भले कम पूरी करें, लेकिन एक स्टेप तो उठाएं कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने इसको ग्रेजुअली आगे लेके चलना है, ये हमारी डायरेक्शन है, इसको हमने आगे लेके चलना है। और तीसरी जो बड़ी बात है इसमें, बैंक मार्कअप जो है इसको और नीचे आना चाहिए। सही। ये कितना आपकी नजर? हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 7 to 8 जो सिंगल डिजिट से अंदर होना चाहिए, और बिजली जो है वो 9 सेंट से अंदर आनी चाहिए, और ये सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए नहीं होनी चाहिए,
ये आपके लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए भी होनी चाहिए। देखिए, अगर एक्सपोर्टर कोई अच्छी चीज खरीद रहा है या अपनी मटेरियल को या कोई प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स या उसकी एसेसरीज खरीद रहा है, तो वो पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर से ही खरीद रहा है। एक छोटा ताजर, एक छोटा मैन्युफैक्चरर एक बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई दे रहा है। तो ये चेन आपको बरकरार रखनी चाहिए, ना कि एक बड़ा ताजर बोले कि मैं तो चाइना से इंपोर्ट कर लूंगा। लेट्स सपोज चाइना से एक चीज उसको मिल रही है 60 रुपए की या 70 रुपए की, तो वो पाकिस्तान से 100 रुपए की क्यों खरीदेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें इसको बचाना है। इससे हमारा छोटा ताजर भी और छोटा मैन्युफैक्चरर भी और बड़ी इंडस्ट्री भी हो। जैसे अभी शेख फैसल साहब भी फरमा रहे थे कि एक सेक्टर ये भी है यहाँ पे, बल्कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपका प्रॉफिट रेशियो है ना मैन्युफैक्चरर की, वो एक धागे के ऊपर या एक यान का एक बैग सपोज वो 50,000 रुपए का बेच रहा है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 30,000 रुपए है, इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैसे होगा? इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए आपको मॉनिटरिंग सिस्टम अपना कंट्रोल जो है ना उसको जरूर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ना कि इसी तरह हो कि जैसे कि रेडी वाले के पास आप जाएं तो अगर आप नहर के उस तरफ चले जाएं तो वहां पे एक चीज का रेट 100 रुपए होता है, नहर के इधर आ जाएं तो वो 60 रुपए की बिकना शुरू होता है। ये कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसी तरह मॉनिटरिंग सिस्टम आप इदारों को भी इम्प्लीमेंट करें। अभी एक्सपोर्ट जो लोग कर रहे होते हैं, पहले हम गवर्नमेंट के इस सेक्टर को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उनका ऑर्डर पहले 5 साल बाद होता था। एक एक्सपोर्टर जो फैसिलिटी ले रहा था इंपोर्ट की जीरो रेट के अंदर, उसका पहले ऑर्डर 5 साल बाद होता था। लेकिन अभी हमने कोशिश की थी अपने चैम्बर्स के प्लेटफॉर्म से, तो वो उसको 9 महीने बाद अब उसका ऑर्डर होता है, ताकि आपको फौरी पता चल जाए इसने इंपोर्ट्स क्या किया है, इसने एक्सपोर्ट्स क्या किए हैं। तो 5 साल बाद तो सब खा भी जाते हैं, बाद में जो बंदे भी आते हैं इसमें तो वो अपने अपने हिस्सा लेके चले जाते हैं कि ठीक है जी सारे काम मुकम्मल हो गए। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब भी आपके घर के हालात अच्छे नहीं होते तो सबसे पहला काम होता है आप अपने अखराजात कम करें। बिल्कुल। तो हमें एज अ हुकूमत जो है इससे यही रिक्वेस्ट है, पहले भी करते हैं कि अपने अखराजात कम करें, अपने इंटरनेशनल टूर्स कम करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा कम करें, मिनिस्ट्रीज के अंदर कम करें, और जो हमारे इतने ज्यादा डिपार्टमेंट हैं इनको मर्ज करके थोड़े डिपार्टमेंट बना लें, या 20-25 डिपार्टमेंट कर दें, बाकी की मर्जर कर दें। और ज्यादा से ज्यादा एआई सिस्टम से हमें फायदा उठाना चाहिए, ताकि हम सिस्टमाइज करके चीजों को, तो बंदों का उसमें काम कम हो जाए। इसमें 2 फायदे होंगे हमारे। एक हमारा सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसेस होते हैं सैलरीज के बजट के अंदर, वो कम होंगे। सेकेंडली आपकी एनर्जी वहां पे कम यूज होगी। और थर्ड वन, आपकी जो एफिशिएंसी है, करप्शन का रेट है, जो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कि जो भी बंदा उसके अंदर हर्डल पैदा करना चाहेगा वो पकड़ा जाएगा। इसी तरह ही अगर हमें इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखें तो प्राइवेट सेक्टर जो में हमारी सिफारिशात थी फिक्स टैक्स के हवाले से भी बड़ी अच्छी थी उनके पास, और एसोसिएशंस की तरफ से जो सिफारिशात हमने भिजवाई थी उसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को बिला सूद कर्जे फराहम किए। तो वो उनका मुतालबा जो हमारा जो उन्होंने माना नहीं अभी तक, हम बार बार 3 साल हो गए हमसे रिक्वेस्ट करते हुए कि इनको छोटे ताजरों को प्रमोट करें। एक रीढ़ की हड्डी जो होती है वो आपका एसएमई सेक्टर है। बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया में आप देख लें तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां पे एसएमई सेक्टर को उन्होंने प्रमोट किया है, बूस्ट किया है, एसएमई सेक्टर ने अपना काम पूरे तरीके से किया है। अब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो आपने सुना होगा कभी कि उसने अपने कर्जे माफ करवा लिए या उसने डील कर ली दोबारा, उसको रिवाइव कर दिया। लेकिन एक छोटा ताजर जो है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, आज तक आप ये बता दें एक बंदा भी मुझे जिसके साथ बैंक ने डील की हो कि हम आपको रिवाइव करने के लिए और कर्जा देते हैं, या हम आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट जो चल रही है उनको रीशेड्यूल कर देते हैं, या आपको 6 महीने 1 साल का ग्रेस पीरियड दे देते हैं। ताजर अपने पांव पे खुद खड़ा होता है, अपनी ये खुद कमाता है और इस मुल्क की इकोनॉमी में अपना हिस्सा खुद पेश करता है। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेस कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या पाकिस्तान की जितनी भी इकॉनमी है या पाकिस्तान के जितना भी बिजनेस जनरेट होता है इसमें बिजनेस कम्युनिटी का अहम रोल है। अब ये देखते हैं कि हुकूमत जो है इन सिफारिशात को बजट में तो नहीं लाया गया, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में किस तरह से देखते हैं कि क्या जितनी भी सिफारिशात दी जा रही हैं जिसमें एनर्जी कॉस्ट है ये 9 सेंट तक करने का डिमांड की जा रही है, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट है ये भी सिंगल डिजिट जो है डिमांड किया जा रहा है। अब देख लेंगे कि हुकूमत जो है इन मनसूबों पे इम्प्लीमेंटेशन करती है कि नहीं करती, क्योंकि छोटी बड़ी इंडस्ट्री हो इसके साथ बहुत सारे लोगों के कारोबार वाबस्ता होते हैं, और जहां पर पूरा लाइफ ऑफ सर्कल कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा हो तो उस इंडस्ट्री को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कीमत मचाइए हमारे साथ।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मौजूदा जो वफाकी बजट पेश किया गया है, इसमें ताजिर कम्युनिटी है या हमारे छोटे बड़े सनत से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या हुकूमत जो है उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी या नहीं करेगी। और इसमें सबसे बुनियादी मसला मैं ये समझती हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर स्पेसिफिकली फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो एक टाइम था कि फैसलाबाद में ये जो कपड़ा था ये पूरी दुनिया में पहचान समझा जाता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये चीज़ मुतासर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी मुतासर हो रहे हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, उनके जो कारोबार है उस पर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब समझने की ये ज़रूरत है, क्या गवर्नमेंट इस इशू को या इस मसले को संजीदा तौर पर लेती है, क्या यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उन्हें जो चैलेंजेस हैं उन्हें दूर करने के लिए कोशिशें की जाएंगी या नहीं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी आदिल साहब, जिस तरह से हमने बात की है, अगर बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये देखती हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो, छोटा बड़ा ताजिर हो, एफपीआर की और इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटे बड़े ताजिर के दरमियान एक गैप दिखाई दे रहा है। आप क्या देखते हैं कि ये जो बजट है ये वो गैप पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम इसी पे ही आना चाह रहे थे कि जो गवर्नमेंट के महकमे हैं इनके अंदर हमें शफाफियत लाने के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा कि जो भी आपका एक जैसे पीओएस आपने इंस्टॉल किया, पॉइंट ऑफ सेल, तो पहले हर्डल्स आई आपको, लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल्स की रसीद भी देना शुरू कर दी, लेकिन जब ऑफ पीक टाइम चल रहा होता था तो उसके बगैर भी आ जाते थे। तो पहले आपने इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद आपने सर्विलेंस करनी है, उसको कंट्रोल करना है। इसी तरह ही हमें जरूरत है, एफबीआर के अंदर इतना उनके पास डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप नहीं है कि वो हमारे ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर को या ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी के सेक्टर को वो कवर कर सके। उनके पास इतने बंदे ही नहीं है, उनके पास इतना सेटअप ही नहीं है। एक तो इसको प्रमोट करने की जरूरत है और दूसरा आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। ठीक है। जैसे आप इसको जर्मन से अगर सपोज आप ये अपना सिस्टम ले रहे हैं, तो जर्मन के अंदर भी ऐसे ही मामला चल रहे थे। पहले इंडस्ट्री जो चल रही थी उनकी, तो वो पहले इसके अंदर नहीं आ रही थी, टैक्स रेवेन्यू के अंदर नहीं आ रही थी, फिर वो उसको लेके आए उसके अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो है ना उसके आदी हो गए। अब आप कोई भी दुकान पे अच्छे स्टोर पे जाते हैं तो आपको पीएस की रसीद मिलती है, अगर नहीं मिलती तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो एफबीआर का और ताजरों के दरमियान ये गैप उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब बीच में आपके करप्शन के आंसर रहेंगे। ठीक है। आप एक छोटा सा काम उसमें कर सकते हैं कि जो भी चेक लगा दें कि जितनी भी आपकी सेल्स टैक्स के साथ या बगैर सेल टैक्स के साथ जो भी आपकी प्रोडक्शंस निकल रही हैं, अगर गेट से निकल रही हैं, तो उसको मार्केट में सेल आउट कहाँ हो रही है, कि जिसको वो सेल कर रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट से लेके या मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर तक आपको एक चेन एक बनानी है तो आपको एचएस कोड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इस पे काम भी हुआ है काफी और इसको एप्रिसिएशन भी देते हैं हम। लेकिन उस बंदे का क्या कसूर है कि जिस बंदे ने किसी से इंपोर्टर से चीज खरीद ली या मैन्युफैक्चरर से खरीद ली, यहाँ पे खला मौजूद है कि एचएस कोड जो है मैन्युफैक्चरर बना के जो दे रहा है चीज, आपको एचएस कोड जो लिख के दे रहा है, आप आगे उसको सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे एचएस कोड कुछ और डिमांड कर लिया जाता है आपसे। तो ये थोड़ा सा मामला जो हमारा जो इनके साथ एफबीआर के साथ ये अभी पेचीदगियां इनकी चल रही हैं, उम्मीद है वो सेशंस में ये हल हो जाएंगी या बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन इसका करप्शन का आंसर खत्म करने के लिए आपको कम अज कम इन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ या हमारा एफपीसीसीआई का या फैसलाबाद चैम्बर्स का ये इदारा आपके पास मौजूद है, यहाँ आपको डिस्कशन की जरूरत है। ये गैप अभी खत्म होने वाला नहीं है, टाइम टू टाइम खत्म होगा और इंशाल्लाह रिकवर हो सकता है। किस तरह होना है उसकी सिफारिश ये हमने इनको की थी कि जो आप चीज इंपोर्ट कर रहे हैं ना उसकी आप एक चेन लें पूरी। सही, बिल्कुल। कि आपने इसके जो इंपोर्ट किया है क्या वही आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वही आप लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं या आप मुख्तलिफ चीजें ले रहे हैं और उसकी एक कंबाइंड चीज बना के तो एक जस्ट उसको मार्केट के अंदर सेल कर दे रहे हैं। तो उसमें टैक्स के लेवल जो है वो चेंज हो जाए। बिल्कुल, इंसाफ बहुत ज्यादा जरूरी है और शफाफियत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक और चीज माजरत चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ मशीनरी पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे हैं या किसी अदर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे हैं। अब उसके अंदर ही हमें 30 एचएस कोड मिल जाते हैं। एक इंडस्ट्री है, वही पार्ट है, एक बार इंपोर्ट कर रहे हैं एचएस कोड कुछ और लगा रहे हैं, सेकंड टाइम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कुछ और लगा देता है। 5% से लेके तकरीबन 45% तक हमें वहां पे जो है ना वो इसको इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है हमें फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद ये सारे मामला हम हल कर लेते हैं। लेकिन जब कंटेनर निकल के कराची से वो मूव ऑन करता है पंजाब में किसी भी शहर के अंदर जाता है तो पहले वहां से निकलते कस्टम इंटेलिजेंस,
फिर सूबा जब चेंज होता है फिर वहाँ पे इंटेलिजेंस, सिंध वालों ने लहदा पकड़ लेना है, पंजाब वालों ने लहदा पकड़ लेना है, फैसलाबाद मोटरवे से निकलना है तो आगे फिर बंदे खड़े हैं। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपके पास सारा एक डाटा पूरा है कि हमने इंपोर्ट किया ये चीज़, ये उसकी गुड्स डिक्लेरेशन भी मौजूद है, उसका डीओ भी मौजूद है, सारे इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, भेजने वाले का लेने वाले का नाम भी उसमें मेंशन्ड है। लेकिन फिर ये 2-3 जगह के ऊपर ब्लैक मिलेंगे, इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, इसी तरह से टैक्स पे करना या टैक्स जो है किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की यही राय है कि इस निज़ाम को थोड़ा सा रिफॉर्म्स किया जाए, इसमें इस्लाहात लेकर आई जाए ताकि जो टैक्स का निज़ाम है ये बेहतर भी हो, इसमें शफाफियत भी आए और इसमें एहतसाब का एलिमेंट भी शामिल हो। यहाँ पर शेख साहब, मेरा क्वेश्चन मिलता जुलता ही है, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि FPR और बिजनेस कम्युनिटी है, इसमें मैं अक्सर देखती हूँ कि गैप है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रियल से भी बातचीत होती है तो वो यही देखते हैं कि जो FPR की जानिब से ताउन नहीं किया जाता, FPR की जानिब से ये कहा जाता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उस तरह से ताउन नहीं दे रही, वो इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं आ रहे। तो आप इस गैप को किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं मैं समझता हूँ। पहली बात ये है कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ताजर बरादरी जो खासकर लोकल है, वो जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो उसको दुकान पे ले आते हैं, शॉप पे अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि मजबूरी है, हालात का ये तकाजा हो गया है कि मजबूरी है। ठीक है। अच्छा, अब 47 से लेके आज तक यही मामला चलते आ रहे हैं और इससे ज्यादा बदबख्ती हमारी ये है कि जो हमारे FBR के ऊपर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो भी ये नहीं चाहते कि हम लोग वैसे टैक्स दे जैसे टैक्स देना चाहिए। उनकी खुद भी ये मामलात हैं। क्यों? कैसे? कि आप कोई भी मुल्क की तरक्की की देख लें पोजीशन के, वो पहले अवेयरनेस देते हैं, बिल्कुल अवेयर करते हैं, उनके ऑफिस बने हुए। कोई भी आप कारोबार कर लें, आप इंडिया की ही बात हो रही थी, आदिल भाई इंडिया की भी बात कर रहे थे, तो इंडिया ने अपने मुल्क में तो ऐसे किया, इवन के दुबई में भी किया। ठीक है। यानी अगर मैं अगर दुबई में जाता हूं कारोबार करने के लिए, तो उनके ऑफिस बने हुए हैं, वो 1 से 2 महीने की वर्कशॉप देते हैं। ठीक है। वो ये कहते हैं कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इस मार्केट में सेल होगी, इस रेट पे सेल होगी। ये अवेयरनेस है ना। बिल्कुल। यही मामलात FBR के साथ है। अगर FBR हमें साथ बिठाए, हमें साथ लेके चले, हमें समझाए, टीमें बनाए, ऐसा फ्रेंडली माहौल हो कि हम खुद कहें यार हम उनके साथ जाके बैठेंगे। ठीक है। पहले तो ये इस्लाहात की जरूरत है। ठीक है। दूसरी बात, यही कारोबार के साथ। ठीक है। यानी ये ना करने से उन लोगों ने जिन्होंने तरक्की की, उन्होंने इस्लाहात की, उन्होंने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ऐसा प्रमोट किया, उनको ऐसी ऐसी चीजें बताई कि वो आज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने मुल्क को भी चला रहे हैं। यही चीज हर चीज में लागू होती है, खा वो टैक्स के इश्यूज आ जाएं, खा वो कारोबार के आ जाएं। तो हम ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप एकदम से हरासमेंट पैदा कर दें, जैसे सपोज पिछले दिनों में हमारी अदालत की तरफ से ये पैगाम आया कि जो दुकान के ऊपर छपरे लगाए होते हैं ना, जिनसे छांव आ जाए, समंदर सूरज की डायरेक्ट जो धूप है वो ना जाए दुकानों के अंदर, उनको आप उतार दें। ठीक है। भाई उनको उतारने से क्या होगा? देखे ना कैसा एक उन्होंने फैसला किया। फिर ऐसी हरासमेंट पैदा की गई, ऐसी हरासमेंट पैदा की गई कि आज जब धूप आती है तो लोकल मार्केट में कस्टमर खड़ा ही नहीं होता। आप किसी भी बाजार में जाके देख लें, 8 बाजारों के मॉडल का मंसूबा उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, नो डाउट, ये अप्रिशिएटेड है उनको, मैडम को भी जो वो आ रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। मगर हम ये कहते हैं कि इसके साथ आप बजाय इसके कि एक ही दिन में इम्प्लीमेंट करके, और वो एक वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एकदम से उसके ऊपर सोटा मार देना, बिल्कुल एकदम से एक बम फोड़ देना, आप उसको अवेयरनेस दें। बिल्कुल, एक टेबल डिस्कशन जो है, एक फीडबैक अप्रोच जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। ताजर कम्युनिटी या बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो यकीनन शहर की बेहतरी के लिए लाया जाएगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन से पहले टेबल टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का कीमत चाहिए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। आज प्रोग्राम में बात हो रही है वफाकी बजट 2025 और 2026 जो है वो पेश कर दिया गया है। बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बजट से खुश भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इस बजट में बहुत सारी इस्लाहात या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। टैक्स पे करने के लिए भी अगर टैक्स तभी पे होगा जब बिजनेस जो है वो अच्छे से चलेगा। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का जो मेन इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल को एम्पावर करने के लिए भी बहुत सारे काम होना अभी बाकी हैं, जिस पर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सिफारिशात भी दी गई हैं और फीडबैक भी दिया गया है। अब ये देखना है कि ये फीडबैक को कितना इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो यहाँ पर शेख साहब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ। जिस तरह से सोलर पैनल के हवाले से बात हुई है कि इस पर 18% जो है वो सेल्स टैक्स आयद किया गया है, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? ये किस तरह से इस कारोबार को इफेक्ट करेगा? देखिए जी, बात यह है कि मेरे पास 2 लड़के दुकान पे सेल्समैन हैं जो काम करते हैं। उन बेचारों की तनख्वाह 30 से 40 हज़ार के अराउंड, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, वो बेचारा क्या करता है कि हर महीने 2-3 भाई मिलके ना थोड़े थोड़े पैसे डाल के तो एक प्लेट लेके आता। ठीक है। अब जो 30,000 रुपए की सोलर की प्लेट थी वो एकदम 18% लगने से 38 से 40,000 की हो जाएगी। वो बेचारा क्या करेगा? वो किस लिए ये काम करता था कि जो बिजली इतनी महंगी हो गई है, चलो मेरे बिल में कमी आ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि जो भी सेक्टर उठा के देख लें, वो सोलर का हो, बहुत ज्यादा इस्लाहात की जरूरत है। बहुत अच्छा वर्क होना शुरू हो गया था, ठीक है, इंपोर्ट होनी शुरू हो गई थी। हम ये कहते हैं कि उसमें आसानियां पैदा, ठीक है, ताकि लोकल इंडस्ट्री भी चले और घरेलू भी सार्फिन को उसका फायदा हो सके। उससे ही बहुत ज्यादा। उसके साथ टैक्स के देख लें इशू, हम ये कहते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा आसानियां करने की जरूरत है। एक 1 पेज बना लें, जो भी बंदा है उसको वकील की जरूरत ना पड़े। जो वकील को 5-7-10,000 रुपया उसने देना है वो गवर्नमेंट को दे, ठीक है, भले ही 10-10,000 रुपया भी करके दें तो 25 करोड़ अवाम है। मैं पिछले दिनों में सुन रहा था 2% लोग टैक्स देते हैं। वो क्यों 2% टैक्स देते हैं? ये क्यों इतनी ही रेशो इसी जगह पर अड़ी हुई है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो गलत है ना। हमें ये तो मानना चाहिए ना अफसरशाही को कि हम कहीं ना कहीं गलत है। हम जो साइन कर देते हैं कि इसके साथ ऐसे कर दो, मैं ये कहता हूं कि जो बड़े बड़े मिल ऑनर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे आप टैक्स लें, उनको टैक्स देना चाहिए पूरा। जो छोटे बंदे हैं, जो बेचारे तनख्वाहदार हैं, जब आप उनके लिए इतनी आसानियां कर देंगे, देखें उस बेचारे की अगर इनकम से ज्यादा उसके घर का खर्चा है तो वो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। आप यकीन करेंगे, मैं अब आपको ये बात नहीं करना चाहता था, मुझे करनी पड़ी। मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था 2 दिन पहले, मुझे उसने कहा फैसल भाई मेरे बेटे ने तनख्वाह दी 1 दिन पहले, तो अगले दिन मैं ऑफिस आया तो मुलाजिम ना रोना शुरू हो गया मेरे सामने खड़ा होके। तो मैं क्या यार ये रो क्यों रहा है? तो यंग आदमी 30 से ऊपर, ठीक है, 30 से ऊपर शादीशुदा। तो मैंने अपने बेटे से पूछा यार ये पैसे मांग रहा है, क्या बात है, इसको तनख्वाह नहीं दी? उसने कहा तनख्वाह तो ये कल लेके गया। मैं क्या भाई क्या बात है? उसने कहा सर जी तनख्वाह ली थी, वो तो पिछले महीने के जो उधार उठाए थे वो तो उधर चले गए। 24 घंटे हो गए, आप बिलीव करें, ये उसके अल्फाज थे, कह रहा था 24 घंटे हो गए, कल रात का खाना खाया हुआ, इस सारा दिन मैंने खाना नहीं खाया। आप बताएं कि क्या है आम आदमी की जिंदगी अगर इसको गवर्नमेंट आसान नहीं बनाती। देखें जो फिगर्स गवर्नमेंट बता रही है होंगे वही, हम उनको नहीं छेड़ते। हम ये कहते हैं आम बंदे के लिए तो जीना आसान करें। जिस बंदे की तनख्वाह 30 से 50,000 रुपया अगर वो सोलर की एक प्लेट लेने के लिए जाता है, आपने 18% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है, कम से कम आप देखें तो सही। अमीर बंदे को तो मसला ही नहीं है 1 आधी 2 प्लेटों का, उसने क्यों लेनी? बिल्कुल, उसका क्या मसला है? मसला तो है गरीब आदमी का। हम वो हल नहीं करेंगे, यकीन करें ये मुल्क नहीं चलेगा, ये मजीद बदहाली की तरफ चलता जाएगा। हम मजीद कर्जों के ऊपर रिलाय करेंगे। मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अपने लोकल बंदों को, लोकल ताजरों को, जिनके साथ हम मुंसलिक हैं, जिनके साथ हम 24 घंटे उठते बैठते हैं, वो पिसते चले जा रहे हैं, बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं। फिर हम वही बात है कि हर बजट पे कर्जों पे ही रिलाई करेंगे। वो कर्जे किधर जाएंगे? अच्छा वो देने भी तो हम लोगों नहीं है, वो कौन सा कोई बाहर की मखलूक ने आके देने। तो जब महंगाई कर्जे देने के लिए बढ़ती जाएगी, मिनी बजट आते रहेंगे, उतनी देर तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
मैं ये कहता हूं कि अगर तरक्की करनी है तो हमें सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से संजीदा होकर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आवाम के हवाले से बात करें, एक आम शहरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को देखें तो एक आम शहरी का यही मुतालबा है कि महंगाई की शरह को कम किया जाए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी मंथली उजरत है ये काफ़ी नहीं है घर के अखराजात करने की, क्योंकि सैलरीड पर्सन बहुत सारे ऐसे हैं जो किराएदार घरों में रहते हैं जिनके लिए अपने 2 वक्त की जो रोटी अफोर्ड करना वो मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तमाम तर लोगों की जो उम्मीदें हैं वो गवर्नमेंट से वाबस्ता है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर आदिल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हम टेक्सटाइल के हवाले से बात कर रहे थे, इसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो आप क्या समझते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री के कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो कि हुकूमत की नज़र में उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन उनका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले मैं आपके जो पिछला टॉपिक चल रहा है ये सोलर प्लेट्स के हवाले से, ये इसके ऊपर जीएसटी जो उन्होंने आयद किया है, एक तो पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसको ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। बिल्कुल। हमें उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो एमिशंस हैं या हम आलूदगी की बात करते हैं, हमें उसको कम करना है। उसका बेहतरीन तरीकाकार था कि आप सोलर को प्रमोट करें, इसके ऊपर कंसेशंस दें या इसको सब्सिडाइज किया जाए, और सेकेंडली आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर आपने जीएसटी जो ओवरऑल आपका एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी है उसके बराबर आपने उसको जीएसटी कर दिया गया है, ये आपका इंतहाई गलत इकदाम है। इसको फौरी तौर पे रिवर्स होना चाहिए। आप ईवीज को प्रमोट करें और इनका जो चार्जर स्टेशंस हैं आप उनको प्रमोट करें। जो भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आए जो ईवीज बनाए, ईवी व्हीकल्स बनाए, तो उसको चाहिए कि वो उसके साथ चार्जिंग स्टेशन भी उसको गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। जो नई कंपनीज अभी तकरीबन 57 कंपनीज ने लाइसेंस लिए हैं जिनमें मोटरसाइकिल्स भी आपकी इलेक्ट्रिक बन रही हैं और आपकी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक बनेंगी। तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए आप इसको सब्सिडाइज करें, इनको आप जीरो रेट करें, ओवरऑल इनके ऊपर ड्यूटी का स्ट्रक्चर भी जीरो रेट करें और जीएसटी का स्ट्रक्चर भी जीरो रेट करें, ताकि हम उन ममालिक की सफ में शामिल हो जहां आबोहवा साफ सुथरी है और आलूदगी से पाक है। जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एसएमई सेक्टर्स के हवाले से। तो एसएमई सेक्टर तो हमेशा की तरह पिसता ही रहा है, क्योंकि वो आजर अजीर वाला सिस्टम होता है हमारा कि हम खुद ही उसको चला रहे होते हैं। इवन एक जो छोटी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो वो एक फैमिली ही उसको रन कर रही होती है। उसमें मुलाजमिन की तादाद कम होती है, घर वालों की तादाद ज्यादा होती है। तो वो बाप भी कर रहा है, बेटा भी कर रहा है, इवन हमारी फीमेल्स भी हैं वो माशाल्लाह से इतनी एक्सपर्ट भी हो चुकी हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री को, घरेलू इंडस्ट्री को वो खुद भी चला रही होती हैं साथ में। तो उनको अगर आप बिजली सस्ती नहीं दे सकते, उनको रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी सस्ती नहीं है, या उनके लिए हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल स्टेट इस तरह की नहीं है, जैसे हमने इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट जो नहीं बनी है, M3 इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो हमने बड़ी मुश्किल से पिछली गवर्नमेंट में उनसे रिकमेंड करवाया था कि यहाँ पे एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ब्लॉक बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्री को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आदिल शहजाद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया शेख फैसल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई बिजनेस कम्युनिटी हो, स्मॉल या बिगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, एक महज छोटे छोटे से डिमांड्स हैं ताकि फैसलाबाद में जो है वो कारोबार के मौके या रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर तौर पर नजर आए। एनर्जी कॉस्ट कम हो, इंटरेस्ट रेशो जो है उसे थोड़ा से कम कर दिया जाए और टैक्स के मामलात को ज़रा सा कैजुअल या बेहतरी के तौर पर लेकर आया जाए। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।